आलिश है कैमरे के पीछे। मैं कुछ शूट कर रहा हूँ और ये कैमरे के पीछे है और ये कुछ खा रहा है। हाँ बताओ। कैमरे के ठीक पीछे कोई खा रहा है और मैं पेटू आदमी हूँ। मैंने लोगों को कराटे सुना है। घर जैसी बातों के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बायोटेक की स्टूडेंट थी। बायोटेक्नोलॉजी जैसे ट्रेंड था तो हमने ले लिया बायोटेक्नोलॉजी, फिर लेकर समझ में आया कि इसमें तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम तो 10वीं तक पहुँचे, तब तक हमें ये स्पष्ट हो गया था कि हम मैथ्स और साइंस के लिए नहीं बने हैं। किसी तरह ढलक के पास हुए मैथ्स में। ट्यूशन के नोट्स के बीच में रख के मैं काशी घासी पढ़ रहा था। तो मुझे उसको देख के एक दिन लगा कि या तो मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है या ये इतना खराब होने वाला है कि दोनों ही मामलों में नज़ीरें दी जाएंगी। मुझे लगता है औरतें स्पेशली मेरी दुनिया में कभी भी दाखिल हो सकती हैं कि अगर फोटो लेना हो तो ऐसे कमर में हाथ डाल के खींच लेंगी मुझे अपने पास और फोटो लेंगी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि देवी जी जरा। पत्रकार ना, उसके पास एक पासवर्ड होता है खुल सिम का। किसी से भी बात कर सकते हो। एक आदमी दिखा जो खच्चर को लेके जा रहा था जिससे ईंटें ढो रहे थे और उसकी पॉकेट में कुछ गुलाबी दिख रहा था। मैंने कहा भाई ये क्या है? तो उसने निकाला, मैंने पढ़ा तो वो ब्रूफेन थी, पेन किलर। तो मैंने कहा आपको तकलीफ है क्या? बोले नहीं मेरे लिए नहीं, इसके लिए। खच्चर की तरफ इशारा किया। आप पढ़ते रहिए डेमोक्रेसी के बारे में, बहुत अच्छे अच्छे कोट्स पढ़ते रहिए, स्टैट्स देख लीजिए, रिजल्ट्स देख लीजिए। ये कहाँ से लाओगे? मैं आपको एक बहुत गंदी सी बात बताऊं। अगर मैं किसी ऐसी जगह जाऊं जहां बहुत सारी औरतें हो तो वो मुझे हमेशा ये सवाल पूछते कि आप स्क्रीन पे रोमांस कैसे करते हो? जब आपको 100 लोग देख रहे हैं क्रिटिकली कि लाइट लिया कि नहीं, थोड़ी शैडो आ गई, अरे पसीना दिख रहा है, अरे यार बाल ठीक करो यार। इस सिचुएशन में क्या ही भैया रोमांस करोगे? मैं एक बार शूट कर रही थी और एक लड़का मुझसे मिलने आया था। या तो मैं फांसी लगा लूँगा या मैं पटरी पर चला जाऊँगा। उस दिन घर पे सब बैठकर टीवी पे चल रही कोई फिल्म देख रहे थे। वो आपकी फिल्म थी और उसकी कहानी में मैं इतना उलझ गया कि उस फिल्म के ख़त्म होने तक मुझे लगा नहीं, आज नहीं करते हैं। तमाम तरह के विरोधों को झेलते हुए आपको अपनी ऑब्जेक्टिविटी नहीं खोजनी। जैसे पिछले दिनों एक बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें करीबन 1000-1500 लोग होंगे। अब उसकी एक फ़ोटो उठा के शुरू हो गए लोग। 1000 लोगों के बीच डील होती है और जिनको डील करनी थी वो तो पहले ही कर चुके हैं। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा काम जो तुम करते हो और जो स्टैंड तुमने हमेशा से रखा है, इट्स वर्थ डाइंग फॉर? अगर नौबत इसी पे आनी है तो यही सही। प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट, को-पावर्ड बाय टाटा कॉपर प्लस एंड पंजाब नेशनल बैंक। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। चारों तरफ अंधेरा है, थोड़ी सी ठंड है, एक स्पॉटलाइट की सारी रोशनी मुझ पर है, मेरे कण कण को रोशन करती। मेरे चेहरे के बदलते भाव देखती हुई हजारों टिमटिमाती आंखें मेरे सामने हैं। सबका ध्यान सिर्फ मुझ पर है। किसी रिमोट के बटन से मुझे बदला नहीं जा सकता। मैं अपनी पूरी बात कहकर ही आपको यहाँ से जाने दूंगी। मैं स्टेज पर हूँ और यहाँ इतनी सारी आंखों के सामने मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर पर हूँ। मुझे जीवित महसूस होता है। ये एक्सपीरियंस मुझे और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ वो करते हुए जिसको करने में मुझे सबसे ज़्यादा बेहद खुशी मिलती है। स्टेज पर अभिनय करते हुए, परकाया प्रवेश करते हुए, जहाँ मैं नहीं होती लेकिन फिर भी मैं होती हूँ। ये मेरा फील्ड ऑफ वर्क है और मैं इस एक्सपीरियंस को आर्टिकुलेट कर ही नहीं पाऊँगी कभी, जैसा मुझे लगता है वो करते हुए जो मैं रोज़ करती हूँ एज एन एक्टर। कैमरे के उस पार 1000 आँखें, लाख आँखें, करोड़ आँखें, गोया आसमान भर टिमटिमाती आँखें। ये आँखें हिंदुस्तान हैं। कोई है क्या जो इनके पास जाएगा बार बार लगातार और इनसे पूछेगा आप कैसे हैं, आटे दाल का भाव कैसा है, इस जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आपका यकीन कैसा है, कितनी दफ़ा छले गए आप, कभी कोई आया खद्दरधारी आपके आंसू पूछने के लिए, कितनी दफ़ा सरकारी दफ्तरों में आपको उम्मीद मिली
और कितनी बार उस चौखट से लौट कर आना पड़ा। क्या हैं आपके सुख, क्या हैं आपके दुख। और जब आप ज़मीन पर लोकतंत्र का बयान दर्ज नहीं कर रहे हैं, तब ये मुकम्मल देश कैसे धड़क रहा है अपने सिनेमा में, अपने क्रिकेट में, अपने साहित्य में, अपने अध्यात्म में, अपने जीवन में। ये बार बार लगातार एक दूसरे से मुठभेड़ कर रहा है, कभी संवाद कर रहा है और कुछ एक बार विवाद भी कर रहा है। वो कौन है जो इसकी डोर को अपने हाथों में ताने हुए है? वो कौन है जो इसे कठपुतलियों की तरह नचा रहा है? और जब कभी कैमरे के इस तरफ हम आपके हिस्से के बयान दर्ज करते हैं, आपके सवाल पूछते हैं, सामने कोई होता है, कोई मशहूर अलग अलग फील्ड से आया हुआ, और वो अपनी ज़िंदगी की तमाम पोशीदा परतों को तह बतर खोलता है, तो ऐसा लगता है कि कितनी कृतज्ञता, कितना सीखना, कितना सुनना अभी बाकी है। ये पत्रकारिता का पेशा है जो आपसे ये कहता है कि रोज़ गवाही दो कि नए सिरे से अपने लोकतंत्र का भाष्य बाँचने के लिए निकलोगे, रोज़ जागोगे, रोज़ जगाओगे। कई दफ़ा सोचता हूँ कि इस ज़िंदगी में कोई और बाना पहनना पड़ता, कोई और काम करना पड़ता, तो इस तरह से कर पाता क्या जैसे रोज़ सुबह गोया प्रार्थना के स्वर में बुदबुदाता हूँ, या कि अखबार पढ़ता हूँ और ख़बरों के ज़रिए दुनिया में दाखिल होता हूँ। ये मेरी चुनी हुई दुनिया है, पत्रकारिता की दुनिया। ये कितना इंटरेस्टिंग है ना कि तुम्हारी दुनिया नॉन फिक्शन की है और मेरी फिक्शनल, और दोनों बहुत ही मिली जुली हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे पेशे में काम होता है वो ये कि बहुत सारे जो फिक्शन सुनाए जा रहे हैं, नैरेटिव सुनाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रेशर ग्रुप चाह रहे हैं कि आप उनकी तरह से इस कहानी को पेश करो। सत्ता पक्ष अपनी तरह से चाह रहा है, विपक्ष अपनी तरह से, और अगर आप उनकी तरह से नहीं करोगे तो अब वो ज़माना नहीं रहा दैट डोंट शूट द मैसेंजर। वो आपके ऊपर चिप्पी लगाने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ये मेरे हित के, मेरे अनुकूल नहीं है तो इसको प्रतिकूल साबित कर दो, इसकी निष्पक्षता को ही संदिग्ध कर दो। तो हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हम जो बता रहे हैं उसमें से फिक्शन को कैसे अलगाया जाए। और हमारी ये कोशिश होती है कि जो कैरेक्टर हम प्ले कर रहे हैं, जिस फिक्शनल वर्ल्ड का हम हिस्सा है, उसमें हो सके तो हमारी असली दुनिया ना आए, ना झांके। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब आप एक तरह के दिखते हैं, जैसे आप ऐसे दिखते हैं जैसे आप दिखते हैं जी, तो अगर आपकी कास्टिंग करनी हो किसी को, तो इसी को देख के कोई कास्टिंग करेगा। कोई सडनली ये क्यों सोचेगा कि सौरभ द्विवेदी को बिल्कुल बदल कर उसको दिखाया जाए या उसकी कास्टिंग की जाए। ज़्यादातर लोग आपको इसी तरह इमेजिन करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका किरदार थोड़ा सा आप ही के जैसा होगा, आपकी एज का, आपकी तरह दिखने वाला, लेकिन फिर भी आप नहीं। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि मेरी कास्टिंग तो मेरे दिखने की वजह से हुई है, उसको मैं बदल नहीं सकती, थोड़ा बहुत बदल सकती हूँ, लेकिन वो किरदार मैं नहीं हूँ, मेरे जैसा है लेकिन मैं नहीं। तो अब आप अपने आप को उस किरदार से अलग कैसे रख सकते हो, लेकिन बांधना उसे अपने ही अनुभवों पर है। ये एक बहुत ही थिन लाइन है जिसको चलना पड़ता है। किसी भी पल आप वो किरदार बन सकते हैं और थोड़ा सा उस किरदार को आप अपनी लाइफ में भी ले आ सकते हैं, और ये दोनों बहुत डेंजरस होता है। तो मुझे वो किरदार ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो मुझसे बहुत अलग होते हैं, जिसमें मुझे अपीयरेंस चेंज करना होता है, या मेरी भाषा अलग होती है, या इतने मुझसे दूर है कि उसका और मेरा कोई संबंध ही नहीं, लेकिन वो जो बिल्कुल मेरे पास है, जो सबसे ज़्यादा आते हैं आपके नसीब में। इसको उदाहरण से समझेंगे। देवी और सज्जनों, घर जैसी बातों के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप समझदार हैं तो अब तक भांप गए होंगे कि इस दफ़ा इस बेहद घरेलू, व्यक्तिगत सी, आत्मीय सी बातचीत में हम अपने अपने जो करियर परस्यूट हैं, जो हमने काम चुने हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने अपना पेशा चुना तब उसके पीछे फौरी ज़रूरतें थीं, कोई मज़बूत इन्फ्लुएंस था, किसी ने राह दिखा दी, किसी ने कुहासा हटा दिया, और तब आपको कुछ चीज़ें दृश्य होने लगीं, स्पष्ट होने लगीं,
या आपको बचपन से ही क्लैरिटी थी, या तमाम खूबसूरत इत्तेफाकों ना इत्तेफाकों के ज़रिए आप जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचे हैं? आपने अपना पेशा कैसे चुना, या कभी आपको ये लगता हो कि उस पेशे ने आपको चुना? क्या है आपकी इकिगाई? इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे और हम लोग भी इसी सिलसिले पर बात करेंगे घर जैसी बातें के इस एपिसोड में। तो हमने अब तक की कहानी में आपसे जाना कि आप बायोटेक की स्टूडेंट थी जी। और आप वैज्ञानिक बनना चाहती थी या अध्यापक बायोटेक में? वैज्ञानिक, रिसर्च की तरफ इंटरेस्ट था। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया फील्ड है, बहुत स्कोप है रिसर्च के लिए। तो शुरुआत से ही जैसे आपने अगर जर्नलिज्म में एडमिशन ली तो जाहिर सी बात है आपके कोई आइडल्स रहे होंगे, इनके जैसा लिखें, इनके जैसा बने। तो हमारे लिए ये सारे इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट्स ही थे आइडल्स। इनके जैसा वैक्सीन अगर हम ढूंढ सके या इनके जैसी बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हम कर सके, तो ऐसे उदाहरण हमारे सामने थे। सबसे बड़ा उदाहरण हमें दिया जाता था किरण मजुमदार शॉ का, जिन्होंने बायोकॉन शुरू की। उनकी कहानी ऐसी है कि उन्होंने छोटे से गराज में शुरू की और फिर बहुत बड़ी कंपनी बनी। और ये कहानी हर बायोटेक स्टूडेंट को सुनाई जाती थी कि आप किरण बनिए। तो बहुत ही स्ट्रेंज सी दुनिया थी वो, लैब्स में, लाइब्रेरीज़ में। और अब मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है शायद वो किसी दूसरे जन्म की बात है। इट सीम्स लाइक अ पास्ट लाइफ। सेम पिंच, टाटा कॉपर प्लस विद द गुडनेस ऑफ कॉपर। ऐसा होता था क्या, क्योंकि हमारे कई जो नौजवान दोस्त हैं वो लोग भी उनसे जब बातचीत होती है, जैसे पिछले दिनों मैं अलमाटी गया था, तो वहाँ मुझे एक सिंगापुर में रहने वाला भारतीय कपल मिला था। उनकी बेटी थी। तो एक स्टैंडर्ड होता है कि बेटा आप क्या करते हो, या व्हाट डू यू डू यंग गर्ल। तो एक तयशुदा रिप्लाई आता है किशोर भाई के बच्चों से कि वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं जी। मैं हर दफ़ा उनको टोक देता हूँ और इसीलिए इस बार कैमरे के सामने जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं बेटा, वो तो आपको पेरेंट्स की वजह से जाना पड़ता है स्कूल। करते क्या हो, व्हाट डू यू डू। करेक्ट। तो कुछ भाव जाते हैं, बोलते जी मैं स्केचिंग करता हूँ, जी मैं स्केटिंग करता हूँ, मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, मैं टेनिस खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। अभी फ्रैंकफर्ट में एक इंडियन कपल मिल गया, तो उनके पेरेंट्स जी मैं 9th में हूँ, 10th में हूँ, एकदम ऐसे। मैंने नहीं, फिर मैंने ये क्लैरिफाई किया, तो बोला मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो कहा, मैंने बोला मैं डिफेंडर हूँ, इस पोजीशन पे खेलता हूँ, मेरा फेवरेट। उसकी चमक बदल गई। तो समझाया भी हमने पेरेंट्स को कि भाई साहब आपने अपना हासिल कर लिया, हम लोग के सामने कम ऑप्शन थे, इनको करने दीजिए थोड़ा और ढंग से। व्हेन यू आर ग्रोइंग अप 11th-12th में, जब हमें सो टू से ऑफ इंडिया में चूज़ करना होता है कि अब ज़िंदगी में आगे क्या करना है, आपके सामने किस तरह के ऑप्शंस थे, क्या आप कंसीडर कर रहे थे करियर के बारे में? मुझे रिसर्च करना था। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें उस वक्त हो रही थी बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसके एप्लीकेशंस हर जगह है। मान लो बियर बनाना, फर्मेंटेशन, विस्की बनाना, ब्रेड्स, चीज़ेस, अलग अलग तरह के चीज़ेस बनाना, वाइन बनाना, यहाँ से शुरू होकर के आपने अगर किसी को ये कहते हुए सुना कि मेरे हाथ में रॉड डली हुई है, या जैसे मेरे पैर में प्लेट है, तो राइट अप टू इम्प्लांट्स जो हम बॉडी में यूज़ करते हैं। पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें, कौन सा खाना कितने दिन चलेगा, कौन सा खाना कैसे पैक होगा ताकि वो शुद्ध रहे और उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, इसकी तकनीक से लेकर के अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल कंपाउंड्स का बना, जैसे इंसुलिन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च, जो हमें आज इंजेक्टेबल इंसुलिन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। बहुत सारी दवाइयाँ, राइट फ्रॉम IVF टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब वो इतना वास्ट फील्ड है दैट एट द एंड ऑफ 3 years आपको ऐसा लगता है कि आपने ऐसे बहुत बड़े शादी के बुफे में हर क्विजीन में जाके थोड़ा थोड़ा खाना चुग लिया है।
पेट भर खाने वाली फीलिंग नहीं आती। थोड़ा सा चाइनीज़ भी खा लिया, थोड़ा चाट भी चख लिया, थोड़ा पंजाबी भी खा लिया, मतलब ऐसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा खा लिया। तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसा फील्ड है और ये बहुत एवर इवॉल्विंग फील्ड है, तो इसमें थोड़ा सा लॉ भी इन्वॉल्व है क्योंकि बहुत सारा IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसमें स्टडी करना पड़ता है। क्लिनिकल रिसर्च नाम का एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें आपको स्टेटिस्टिक्स की भी थोड़ी सी जानकारी होनी पड़ती है। तो मैंने इतना कुछ पढ़ा है, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ दैट इन्वॉल्व्ड, ह्यूमन राइट्स एंड एथिक्स एंड सो आप थोड़ा सा ये भी पढ़ते हो, आप थोड़ा सा वो भी पढ़ते हो और इतना वेरीड है बायोटेक्नोलॉजी। पता कैसे चला इस सब्जेक्ट के बारे में? बायोटेक्नोलॉजी जब मैं कॉलेज में थी तब एक तरह का दौर आता, जैसे IT का एक दौर चला था तो हर कोई IT में जा रहा था, तो वैसे वो कह रहे थे कि अगले 2 डेकेड्स BT का दौर होगा बायोटेक्नोलॉजी का। तब वो हॉट केक था हमारे टाइम पे। मुंबई में हर जगह एक्चुअली बहुत सारे कॉलेजेस। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े शहरों में ये ट्रेंड जल्दी आता है, Tier 2 Tier 3 तक, फिर वो कुछ साल बाद पहुंचता है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे कॉलेजेस तब बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज शुरू कर रहे थे। तो जैसे मैं मेरे कॉलेज में पायलट बैच में थी, हमारा पहला बैच था बायोटेक्नोलॉजी का। तो नए शानदार लैब्स, नई लाइब्रेरी, पूरा डिपार्टमेंट ही नया था, बस बिल्डिंग बनी और हम उसमें आ गए। तो वो दौर था और मुझे प्योर साइंसेस करना है ये तो मेरा डिसाइडेड था फॉर श्योर, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी और मुझे आगे साइंस में पढ़ाई करनी थी। और बायोटेक्नोलॉजी जैसे कह ट्रेंड था तो हमने ले लिया बायोटेक्नोलॉजी। फिर लेकर समझ में आया कि अरे इसमें तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब पढ़ाई तो हर विज्ञान की स्ट्रीम में करनी पड़ती है, लेकिन इसकी कोई ठोस टेक्स्ट बुक्स नहीं थी। जैसे आपको अगर फिजिक्स पढ़ना हो तो आप कोई एक बेसिक लेवल का, लॉ लेवल का फिजिक्स पढ़ते हो, ये तो है, ये तो लॉज है, ये नियम है। वैसे बायोटेक्नोलॉजी का कुछ नहीं है। कल तक जो बात पता थी आज पता चला, नया रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, अरे वो तो उसको निकाल दो, नया इन्फॉर्मेशन। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। कोई ऐसी बहुत खास स्पेशल टेक्स्ट बुक्स होती है जो पुरानी हर लाइब्रेरी में पाई जाती है, वैसा कुछ नहीं था। बायोटेक्नोलॉजी का सारा मटेरियल, कभी कभी न्यूज़पेपर हमारा मटेरियल हो जाता था, क्योंकि नई नई चीज़ों के बारे में न्यूज़पेपर से पता चलता था कि कल ये हुआ है, अब शायद ये सिलेबस में ऐड हो जाएगा। सो इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटिंग। इंटरेस्टिंग। आप भाई बहुत गिरिजा जी लकी हैं कि आपको ये क्लैरिटी थी। हम तो 10वीं तक पहुँचे, तब तक हमें ये स्पष्ट हो गया था कि हम मैथ्स और साइंस के लिए नहीं बने हैं। क्योंकि अगर आपको मैथ्स के सवाल के स्टेप याद करने पड़े, नंबर बढ़िया आ जाते थे पर मौज नहीं आती थी। मौज आती थी हिस्ट्री पढ़ने में, लिटरेचर पढ़ने में, कहानियाँ पढ़ने में मज़े आते थे। पर उत्तर प्रदेश में हम जन्मे और वहाँ ये तय कर दिया जाता है कि अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है तो वो ऐसे सिविल सर्विसेज, हाँ वो तो है, पर सबसे पहले कि पढ़ाई में अच्छे हो तो मैथ्स लो, कुछ कम अच्छे हो तो बायो लो, उससे कुछ कम अच्छे हो तो कॉमर्स लो, उससे कुछ कम अच्छे हो तो आर्ट साइड लो, लेकिन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स होता है कि इकोनॉमिक्स होता है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, और अंग्रेज़ी, ये 2 तो लेने ही हैं, ठीक है। ये एक ऑर्डर सोशल बना दिया गया था। तो उस चक्कर में हमको 11वीं 12वीं में भी मैथ्स लेनी पड़ी और हमारा कतई मन नहीं था, किसी तरह ढड़क के पास हुए मैथ्स में। अंग्रेज़ी हिंदी में अच्छे नंबर आए और उसके बाद भी हमारा इरादा था कि हम फिर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की तरफ चले जाएं। पर ऐसा रोज़गार का दबाव कि अरे साहब आर्ट साइड पढ़ के किसका क्या हुआ है ना, साइंस साइड पढ़ो तभी नौकरी लगेगी। उस चक्कर में हमें BSc तक अपने आप को घसीटना पड़ा। BSc में क्या सब्जेक्ट्स थे तुम्हारे? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और फिर 3rd ईयर में हमने फिज़िक्स छोड़ दी थी तो मैथ्स और केमिस्ट्री थी। केमिस्ट्री अच्छी थी, ठीक थी। और पर मैंने काशीनाथ सिंह का एक बहुत कमाल का उपन्यास है, तो हमारे यहाँ एक साहित्यकार थे कॉलेज में, HOD भी रहे थे हिंदी के, उनके घर से लाके पढ़ा था और मैं दंग रह गया था। ऐसे भी लिखा जा सकता है हिंदी में, इतनी अद्भुत, इतने खुले मन से लिखी गई किताब, जो बनारस का औघड़पन, बनारस की लंपटई, बनारस की आध्यात्मिकता, बनारस की डींगेबाजी, बनारस की बौद्धिकता, सबको एक साथ ले आती है। और उसमें जो 4 चैप्टर हैं वो सब कबीरदास जी के पद से शुरू होते हैं। संतो घर में झगड़ा भारी, देख तमाशा लकड़ी का, ऐसे करके।
तो मुझे ध्यान है कि बीएससी में एक पेपर होता है स्पेशल फंक्शन का। अच्छा। उस स्पेशल फंक्शन के ट्यूशन के नोट्स के बीच में रख के मैं काशी घासी पढ़ रहा था। तो मुझे उसको देख के एक दिन लगा कि या तो मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है या ये इतना ख़राब होने वाला है कि दोनों ही मामलों में नज़ीरें दी जाएंगी, उदाहरण पेश किए जाएंगे। फिर तो बीएससी तक हमको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि हम कुछ और करना चाहते थे और समाज घर वाले कुछ और करवाना चाहते थे। फिर ये था कि अब यहाँ से बाहर निकलना है, और एक जादुई जगह के बारे में पता चला जिसका नाम है JNU, जहाँ पे आप किसी भी परिवेश से आते हो, तब तक हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब हो चुकी थी। तो JNU आपको दाखिला देता है, वजीफ़ा देता है, सब चीज़ें। फादर की नौकरी नहीं थी तब। तो JNU जब मैं आया, अरे यार, और फिर JNU में पढ़ते पढ़ते ये समझ में आया कि एकेडमिक्स नहीं करना है। तो JNU से बच्चे प्राइमरली 90-95% बच्चे खासतौर पे ह्यूमैनिटीज़ के दो ही चीज़ें करते हैं, UPSC और UPSC के ज़रिए अलग अलग सरकारी सेवाओं में जाते हैं, या फिर एकेडमिक्स में जाते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। और हमको ये बहुत क्लैरिटी थी कि हम जो कि BSc के बाद हमें हिंदी में आए थे, तो हमें एकेडमिक्स नहीं करना है। लंबा रास्ता, उसमें चरण चापन भी करना है, महीनों बरसों का इंतज़ार भी है ना। कि UPA की सरकार है तो इस वृत्ति वालों की नौकरी लगेगी, NDA की सरकार है तो इस पंथ वालों की नौकरी लगेगी, बहुत क्लियर है वो। या फलाने के अंडर में PhD की है तो ठिकाने लगवा देंगे, और इनके अंडर में बहुत इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। कई काबिल लोग हैं जो सिर्फ मेरिट के भरोसे रहे और अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर पाए। वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था वो सीन देखना। और दूसरा UPSC था, जिसमें कुछ बेसिक आपको फाइनेंशियल रिसोर्स भी चाहिए और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ पढ़ना होता है, अनुशासन के साथ। और मेरे जीवन में अनुशासन का, देवी जी, बड़ा अभाव रहा है। तो मैं घंटों पढ़ सकता हूँ लेकिन तयशुदा चीज़ें नहीं पढ़ सकता हूँ। एक किस्म का, जैसे व्यक्तित्व में है वैसे ही अध्ययन में भी एक किस्म की वाचालता है, एक किस्म का बीहड़पन है। UPSC बगीचे की उम्मीद करता है, जंगल की नहीं। कई चीज़ों के बारे में आपको ट्रिम ढंग से पता हो, शब्द सीमा है, समय सीमा है। तो आई वॉज नॉट फिट फॉर दैट। हमारे कई साथी सिविल सर्विस में भी गए। तो इनफैक्ट हमारे पूरे बैच में यही दो हुए, या तो प्रोफेसर बने या सिविल सर्विस में गए। मैं एक ब्लैक शीप निकल गया। तो ये था कि यार पढ़ना लिखना हो, लोगों से मिलना, बातें करना, बोलना, जानना। पत्रकार ना, उसके पास एक पासवर्ड होता है, खुल जा सिमसिम का। किसी से भी बात कर सकते हो, है। एक मैं फिल्म देख के आया, वन बैटल आफ्टर अनदर, बहुत कमाल की फिल्म है ये, लियोनार्डो डिकैप्रियो की, अभी रिलीज। नीचे आए तो एक भैया मिल गए, वो राजस्थान में सीकर से हैं, गार्ड का काम करते हैं, पहले एम्बेसी में करते थे, अब यहाँ करते हैं। रहते कहाँ हैं, खाना कैसे होता है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। आप किसी की भी दुनिया में दाखिल हो सकते हो, क्योंकि आपको वो क्यूरियोसिटी और वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सीखना होता है। सो ऐसे मुझे लगता है औरतें स्पेशली मेरी दुनिया में कभी भी दाखिल हो सकती हैं। वो मानती हैं कि मैं उनकी अपनी हूँ। मैंने बहुत साल तक मराठी में एक कुकिंग शो होस्ट किया, जो दोपहर में 1:30 बजे टेलीकास्ट होता था। तो कई औरतें खाना वाना बना के जब खाने बैठती थी खुद और अकेली, क्योंकि दोपहर में तो घर के सारे बाहर होते हैं, बच्चे स्कूल में या जो भी है, खाना खाते हुए वो मेरा शो देखती थी। तो कई बार उनको ऐसा लगता था कि साथ ही में है, हम मतलब घर ही का हिस्सा हूँ, मैं खाना ही बना रही हूँ किचन में और वो खाना खाते हुए मुझे देख रही है। तो इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से मिलती हैं औरतें मुझसे। अभी भी जो मेरा वो शो देखती थी, क्या नाम था शो? मेजवानी नाम था। मेजवानी यानी दावत मराठी में। तो अच्छा ही लगता है मुझे, लेकिन कभी कभी वो बहुत फिजिकली भी अफेक्शनेट हो जाती हैं। तो जैसे उनको बिल्कुल ऐसा अजीब नहीं लगता कि अगर फ़ोटो लेना हो तो ऐसे कमर में हाथ डाल के खींच लेंगी मुझे अपने पास और फ़ोटो लेंगी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि देवी जी ज़रा उनकी आत्मीयता इंक्रोचिंग हो जाती है बहुत। लेकिन वो इतनी प्योर स्पेस से आ रही होती है कि मुझे मज़ा बड़ा आता है और
बातें ऐसी वाली होती है कि अरे परसों मैंने बताया इनको कि मुझे गिरिजा मिली थी, तो ये बोलने लगे अरे वो पता है उनकी जो वो भांजी थी उसके साथ वो कॉलेज में, तो कुछ ऐसी जान पहचान निकाल के लंबी बात करके हम इसके उसके उसके उसको जानते हैं जो तुम्हारी बचपन की दोस्ती। सो इट्स वेरी एंड्यूरिंग, इट्स वेरी लवली टू मीट पीपल जो बिल्कुल आपको अपनी दुनिया का हिस्सा मानते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों से कहीं मिलती हूँ और ऐसा कभी लगता नहीं मुझे कि वो मुझसे पहली बार, उन्हें भी नहीं लगता कि वो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। बातें ऐसी शुरू हो जाती है कि जैसे मैं उनके घर ही का हिस्सा हूँ, रोज़ ही तो देखते हैं मुझे। इट्स वेरी स्वीट। हम लोग कमाल है ना, हम दोनों लोग ऐसे पेशे में हैं, आप एक्टिंग के, मैं जर्नलिज्म के, जिसमें हमें लोग अपने घर का मान लेते हैं। एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग। देश में, परदेश में, बस में, फ्लाइट में, ट्रेन में, सड़क पे, मॉल में, गली में, कूचे में, गोलगप्पे खाते हुए अरे आप वो ना, हमने आपका ये प्रोग्राम देखा था। एंड देन यू रियलाइज़ कि बिकॉज ऑफ योर वर्क आप कितने घरों का, उनके ड्राइंग रूम का, उनके डिस्कशंस का हिस्सा हो। सच अ ब्लेसिंग। सो टीवी या स्क्रीन का ये एडवांटेज है कि आप इतने सारे घरों में एक साथ पहुंचते हैं। लेकिन मैंने शुरुआत जहाँ से की वो था थिएटर। मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि लोग कष्ट करके आते हैं आपको देखने। इसकी मैं बहुत वैल्यू करती हूँ। मुझे वो फॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि आप हर बार खुद इन फ्लैश एंड ब्लड कहीं जाते हैं। आप वो 2, 3, 4 घंटे जो भी आपका नाटक है उसके लिए आप कमिटेड हैं, आप खुद जाएंगे। एक बार आपको रिकॉर्ड कर दिया गया है और उसको फिर लोग प्ले करते चले जा रहे हैं। इसका एक अलग रीच है, लेकिन ये जो कमिटमेंट है जहाँ आप कहीं जाते हैं, लोग कहीं से आते हैं और आप एक जगह पर इकट्ठे होकर एक एक्सपीरियंस को साथ में बनाते हैं। सब काम तज के, मोबाइल साइलेंट पे करके, कोई खुसुर नहीं, अंधेरा और अंधेरे का एक रिश्ता, एकांत का रिश्ता। बिल्कुल। और ये इतना अमेजिंग है क्योंकि आप अपनी ऑडियंस की पल्स को फील कर सकते हैं। तो जब शो अच्छा जा रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि आप सब एक बड़ी सी नाव में सवार हैं और उस नाव के हर छोटे बड़े मोड़ को आप सब एक साथ महसूस कर सकते हैं। साथ हंस रहे हैं, साथ रो रहे हैं। और वो जो लहरें हैं वो इमोशंस की है। कहीं सब साथ में किसी एक फीलिंग की वजह से ओवरवेल्म हो रहे हैं, कहीं सब साथ में उसमें से रिलीफ पा रहे हैं। तो ये जो टेंशन जैसे है, कोई एग्जांपल? जैसे मुझे याद है मैं दोन स्पेशल नाम का एक नाटक किया करती थी जिसमें दोन स्पेशल मतलब दो मराठी भाषा में। दोन स्पेशल एक बहुत ही कलोकियल टर्म है। आप किसी चाय वाले को ऑर्डर देते हुए जैसे स्पेशल चाय मंगवाते हो तो दो स्पेशल, इट्स लाइक दैट। एक चाय वाले की ऑर्डर है, दोन स्पेशल मतलब दो स्पेशल। हाँ, बट इट्स सेड लाइक अ चाय वाले को बोलते हुए जो ऑर्डर दी जाती है, एक दो स्पेशल लाना, वैसे वाला दोन स्पेशल है वो। एक लड़का लड़की है, इनके बीच में एक हिस्ट्री है। तो शुरुआत में जब वो मिलते हैं तो वो कई सालों बाद मिल रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की इससे मिलने क्यों आई है इस सेटअप में। उसका सेटअप एक न्यूज़पेपर की एडिटोरियल सेक्शन का ही सेट था। वो सब एडिटर है और ये रात में बहुत लेट 10, साढ़े 10 बजे इस सब एडिटर से मिलने आई है। बेसिकली इंचार्ज कौन है ये पूछते हुए उसने एंट्री ली है और आपको समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच में कोई हिस्ट्री है बिकॉज ऑफ द वे दे आर लुकिंग एट ईच अदर। अब नाटक शुरू होता है, उनकी बातें शुरू होती है। लड़की उससे प्यार से बात करने की कोशिश कर रही है फ्रेंडली तरीके से, लड़का उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्लियरली कुछ भाव खा रहा है, क्लियरली कुछ हुआ है। ऐसा करते 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 आपको समझ में आता है कि लड़की का एक बहुत ही बुरा अल्टीरियर मोटिव है, चंट है। वो चंट है, किसी कंपनी की पीआरओ है। उस कंपनी की तरफ से कोई बड़ा सा हादसा हुआ है, उसकी खबर मैनेज करने के लिए कंपनी ने इसे भेजा है क्योंकि ये औरत है और रात में 10, साढ़े 10 बजे आई है। और ये है 89 की बात, तो रेयर सा मामला है कि रात में इतना लेट साड़ी पहनकर एक औरत न्यूज़पेपर्स के ऑफिस में घूम रही है, लोगों को मैनेज करती है, कहीं पैसे खिला रही है, कहीं प्यार से बात कर रही है। बेसिकली यही उसका काम है। और अब वो ये काम मजबूरी में कर रही है या नहीं, या ये सब आपको बाद में नाटक में पता चलता है। तो शुरुआत का बहुत सारा हिस्सा ये औरत ना आपको ऑलमोस्ट विलन लगने लगती है। तो मैं ये फील कर पाती थी कि पूरा ऑडियंस मुझे उस नज़र से देख रहा है कि अच्छा
ये करने आई हो तुम, क्योंकि एक पर्टिकुलर ड्रामेटिक पॉइंट पर ये बात रिवील होती कि दरअसल मैं उस कंपनी की PR हूँ, और तब ऐसे सारी ऑडियंस में से एक आवाज़ आती थी मुझे कि वहाँ वो रिवील हुई है बात। लेकिन नाटक के उत्तरार्ध में उसकी कहानी हमें पता चलती है कि वो इस पॉइंट तक क्यों और कैसे पहुँची है, और वो एक बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ही सैड सा नरेशन होता था। तो मैं वेट करती थी उस मोनोलॉग का, मतलब ऑलमोस्ट मन में मेरे ये चल रहा था कि अच्छा नफ़रत कर रहे हो मुझसे, अभी सुनाती हूँ मेरी कहानी तुमको। और जब मैं यूँ बैठ कर बिल्कुल बाकायदा स्टेज के बीच में, बाकी पूरा स्टेज अंधेरे में है, सिर्फ एक स्पॉटलाइट मुझ पर बनी हुई है, और मैं शुरू करती थी मेरी पास्ट की कहानी को नरेट करना। मैंने जिस बोट के बारे में बात की, मैं ये महसूस कर पाती थी कि अब आ गए सब जाल में फंस गए हैं, अब सारी मछलियाँ इस जाल में फंस चुकी हैं, और अब इनको मैं एक भयंकर सा धक्का दूंगी और ये सब चौंक जाएंगे। तो मैंने एक्चुअली ऑडियंस में से आवाज़ें आती हुई सुनी है ये सब सुनाई देता है बिकॉज यू सो क्लोज ऑल्सो, नो, इट्स जस्ट द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग। ये लीजिए आपकी कॉफ़ी भी आ गई है मैम। आप ये बोल रही थी तो मुझे ध्यान आया, हमने ललन टॉप शुरू किया था 1 साल हुआ था, तो ला भैया तू दे दे हैं ये हमारे दीपक जी हमारे प्रोड्यूसर है, एकदम बिल्कुल जिम्नास्ट में ये मेडल लिया है, इतना झुक के कहीं कैमरे से बचा के मैं कॉफ़ी पहुंचा दूं। अच्छा, ये सब मेरी आंखों के, और ये पता है इतना अमेजिंग है क्योंकि आप जब नाटक कर रहे होते हो तब भी सामने ये हो रहा होता है। कई बार ऐसे होता है कि लोग अपने कुरकुरे खा, कोई फोन ऐसे देख रहा है, देख भी रहा है, उनको गिल्ट भी आ रहा है कि सामने कोई, मतलब, और सामने मैं मतलब प्राण आंखों में लाई तुम्हारे लिए कुछ पेश कर रही हूँ, और यहाँ पे लोग हाँ ठीक है कॉफी ये सब हो रहा होता है सामने। मैंने लोगों को खर्राटे देते हुए सुना है। अरे मैंने आलिश है कैमरे के पीछे मैं कुछ शूट कर रहा हूँ और ये कैमरे के पीछे और ये कुछ खा रहा है। हाँ बताओ। तो मैंने बोला यार मैं प्रोफेशनल हूँ पर प्लीज मत किया करो, ध्यान भटकता है, कैमरे के ठीक पीछे कोई खा रहा है और मैं पेटू आदमी हूँ। मैं आपको एक बहुत गंदी सी बात बताऊँ जी मुझे पता नहीं क्यों बोल रही हूँ मैं ये सब स्क्रीन पर आप सुन लीजिए। तो ये नाटक करते वक्त तो नहीं, पर शूट करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि आप के सामने कैमरा है, आप खड़े हैं और आप किसी से डायलॉग एक्सचेंज कर रहे हैं, आप किसी को देखकर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपका क्लोजअप है, इतना सा ही फ्रेम है, तो आपके सामने वो इंसान खड़ा नहीं होता, उस इंसान की जगह कैमरा होता है। तो जैसे आप कैमरा को थोड़ा सा इधर उधर देख के आप कैमरा से ही बातें कर रहे हो उस इंसान को समझकर। कई बार ऐसा होता है कि आप खड़े हैं और आप किसी बैठे हुए व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आपका एक क्लोजअप लगाया गया है जो थोड़ा सा नीचे से यू शूट किया जा रहा है ताकि इस बात का अंदाज़ा हो कि कोई नीचे से बैठी हुई व्यक्ति आपको ऊपर देख रही है। ठीक है, ये सेटिंग है। तो अब मैं खड़ी हूँ और मैं कैमरा के पास मैं देख रही हूँ। अब सामने वो व्यक्ति तो है नहीं बैठी हुई, वो कहीं और से डायलॉग बोल रहे हैं ताकि मैं रिएक्शन दे पाऊँ। अब कहीं देखना पड़ेगा किसी पॉइंट पे उस व्यक्ति को समझ कर मुझे, जैसे अगर यहाँ पे कैमरा हो तो मुझे बताया जाएगा कि इस पॉइंट पे देखो ये सौरभ है, तो मुझे अब ये यहाँ पे कुछ मार्क, एक तो टेप लगा देंगे या कोई मार्क कर देंगे, उस बिंदु को देखकर मुझे लाइनें बोलनी होती हैं। ऐसे होता है ये। तो अब जब आप खड़े हैं और किसी बैठी व्यक्ति से बात करनी हो तो इनवेरिएबली आप किसी की पैंट को स्टेयर कर रहे होते हो दिस एरिया। तो मैंने इतने सारे लोगों के हिप पॉकेट्स को देखकर, साइड पॉकेट्स को देखकर, पैंट्स को देखकर इतने सारे इंपॉर्टेंट डायलॉग्स बोले हैं। आई हैव लुक्ड एट पीपल्स बम्स एंड आई हैव सेड द मोस्ट क्रूशियल लाइन्स इन द होल स्क्रिप्ट ऑलवेज। इट इज़ द फनीएस्ट थिंग। जैसे आप कह रहे थे आप कुछ बोल रहे हो और सामने कोई खा रहा है, वैसे आप सोचिए कोई किसी की पतलून को देख के आपको बोलना पड़ रहा है कि दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। हमारे साथी सिद्धांत मोहन कोविड के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो दो लोगों से बात करें तो उन्होंने कहा नहीं आप पहले मास्क लगाइए। मास्क तो लगाए, मास्क लगा रहे, तो एक आदमी ने अपना मास्क उतार के उसको लगा दिया तो सिद्धांत बीच रिपोर्टिंग रुक गया, बोला अरे यार आपने अपना मास्क उनको लगा दिया है, ये अलग अलग मास्क। अरे हमारा दोस्त है, कुछ नहीं होता कोविड के दौरान शूट में लोग दूर से बातें करते थे मास्क के साथ और पास आके मास्क नीचे हटा के बिल्कुल, मतलब मुंह, अरे 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 ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टाइम था शूटिंग वालों के लिए।
ये हम लोग जैसे आई रिमेम्बर, और ये पता नहीं क्यों एकदम सडन फ्लैश हुआ इस मेमोरी का। 2017 में हम पहली बार ग्राउंड पे गए, तो ललन टॉप को शुरू हुए 1 साल लगभग हो चुका था। और जब से आप जर्नलिस्ट बने हो तो जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा ख्वाब होता है कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं उनको कवर करना, जिसमें एक होता है चुनाव। चुनाव कवर करना हर एक जर्नलिस्ट के लिए, खासतौर पे जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में है, बहुत बड़ी इवेंट होती है कि आप देश में जा रहे हो और देश के मिजाज का पता लगा रहे हो। तो हम लोगों का टाई अप हुआ था, फेसबुक ने एक अपना प्रोग्राम शुरू किया था इलेक्शन के नाम से, फेसबुक इलेक्शन, फेसबुक चुनाव। तो उनके साथ हमारा टाई अप हुआ था। तो था कि हमें जाके दिन में 3 फेसबुक लाइव करने थे, दैट वाज द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारी 2 गाड़ियाँ निकली, हम लोग गए। उसके पहले हमने कभी ज़्यादा ऐसे टीवी किया नहीं था, तो वो जो पीस टू कैमरा होता है, बोलना, एंकर, कुछ नहीं था वो। कुछ एक हमने पॉलिटिकल किस्से सुनाए थे सिर्फ ललन टॉप पे उसके पहले, पर वो यहाँ पे होते थे और याद से होते थे, पब्लिक के बीच नहीं था। अब आप पब्लिक के बीच हो और आप जाके बातें कर रहे हो। सो आई रिमेंबर हमारे साथी थे अमित चौधरी और कुलदीप मिश्रा, तो ये दोनों लोग पहले निकल गए थे और मैंने बाद में फिर कुलदीप को ज्वाइन किया था। तो कुलदीप ने मुझे रिलीव किया था, वो हेडक्वार्टर आ गया था। तो मैनपुरी में हम पहुँचे, हमारे स्कूल के टाइम के दोस्त थे, उनका स्कूल चलता था डॉक्टर अभिषेक गुप्ता का। तो वहाँ एक बच्चा मिला और ज़्यादातर बच्चे जो थे वो समाजवादी पार्टी या बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे। वो एक बच्चा, अर्चित नाम था उसका, वो बीएसपी को डिफेंड कर रहा था। 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, इतने सॉलिड उसके लॉजिक्स थे। बहन जी ने पार्क क्यों बनवाए, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, वाओ, महापुरुषों की जरूरत क्यों है। आई वॉज अमेज्ड। तो आई वॉज अमेज्ड विद हिज नॉलेज एट दैट एज। फिर मैंने उससे पूछा, तो उसने बोला जी मेरे पिताजी और सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। एंड आई वॉज अमेज्ड एट द स्कोप ऑफ लर्निंग। आप पढ़ते रहिए डेमोक्रेसी के बारे में, बहुत अच्छे अच्छे कोट्स पढ़ते रहिए, स्टेट्स देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए। ये कहाँ से लाओगे जो ग्राउंड पे चर्निंग हो रही है और किसी ने कुछ कहा। और उसके बाद वो पूरा चुनाव हम लोगों के लिए इतनी कमाल की लर्निंग थी। गाजीपुर के पास का एक इलाका था, हमें ईंट भट्टा दिखा और अब तक हमने ईंट भट्टा कवर नहीं किया था। तो जाके बात करने लगे कहाँ से आते हैं, लेबर, उनके बच्चे खेल रहे हैं, चल स्कूल चलते हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। एक आदमी दिखा जो खच्चर को लेके जा रहा था जिससे ईंटें ढो रहे थे। तो उस आदमी ने मैली सी सफ़ेद कमीज़ पहनी थी और उसकी पॉकेट में कुछ गुलाबी गुलाबी दिख रहा था। मैंने कहा भाई ये क्या है? तो उसने निकाला, तो मैंने पढ़ा, तो वो ब्रूफेन थी, पेन किलर। तो मैंने कहा आपको तकलीफ़ है क्या? बोले नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, इसके लिए। खच्चर की तरफ इशारा किया। तो मैंने कहा मतलब? बोले नहीं, ये ढुलाई करता है, थक जाता है तो ब्रूफेन खिला देते हैं। अब ये दुनिया के किसी मानवाधिकार में, किसी लेबर लॉ में कहीं आपको इस सच्चाई का पता नहीं चलेगा कि वो कैसा रिश्ता है आदमी का और उस खच्चर का। थोड़ा टॉक्सिक भी है, पर उसकी अपनी पेट की आग है, पर थोड़ा ये भी केयर है कि इसको दर्द हो रहा है तो ब्रूफेन। आई डोंट नो ये कैसे आया एंड हाउ टू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन। एक आगे चल के एक इलेक्शन में छत्तीसगढ़ में एक महिला मिली, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, वो एक रैली में गई थी, क्यों? क्योंकि वहाँ खाना मिल रहा था। तो ऐसे दोनों में भात लेके जा रही थी। फिर वो रैली के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है प्रधानमंत्री कौन है? बोली हाँ। मैं कौन है? ये 2018 की बात है। उनका इंदिरा गांधी, मिसेस गांधी की 1984 में हत्या हो गई। ये उससे 30 और 4 34 साल बाद की बात है ना। तो इतनी लेयर दिखती हैं डेमोक्रेसी की एंड यू फील ब्लेस्ड, यू फील ग्रेटिट्यूड। और लोग खुल रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, हाँ साहब ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, हमें तो ये पसंद नहीं, हमें तो ये अच्छा नहीं लगता। बरेली में हम लोग थे तो हमें ध्यान है कि यार बरेली का तो सुरमा बड़ा मशहूर है, लेकिन रात हो गई है। तो कोई भी शहर हो, कितना भी छोटा, 2 जगहें 3 जगहें हर शहर की 24 घंटे थोड़ी बहुत गुलजार रहती हैं। बस स्टैंड, अगर रेलवे स्टेशन है तो वो, और अस्पताल के बाहर। पूरे शहर में सन्नाटा होता है। कूड़ा अपने बासी घोषित किए जाने का इंतज़ार कर रहा होता है। कुत्ते और सुअर उस कूड़े में ज़रूरी चीज़ें खंगालते खंगालते थक के सो गए होते हैं। उनकी नींद गंदले लैंप पोस्ट से नहीं खुलती है, उनकी नींद खुलती है
कि कोई बाइक गुजरे कुछ है तो वो एकदम से जागते हैं और पूरा शहर सन्नाटे में है। कहीं भिखारी किनारे सो रहे हैं, कहीं शराबी सो रहे हैं, कुछ पुलिस वाले गश्त लगा लगा के थक चुके हैं। एक किस्म का बोझिल उनीदापन है जो 2:30-3 बजे कायम हो रहा है। लेकिन आप 3 जगहों पे, अस्पताल के बाहर कुछ तीमारदार, कुछ एम्बुलेंस के ड्राइवर, ये सब बड़ी मुस्तैद, या अगर कोई पत्रकार है नाइट ड्यूटी पे है या अखबार वगैरह रिलीज़ करके आ रहा है तो वो वहाँ मिल जाएंगे और वो दिन भर का एक्सचेंज कर रहे हैं। और ये दृश्य मुझे याद आया क्योंकि हम लोग चुनाव के दौरान, वही 2017 के चुनाव, बरेली पहुँचे और नींद नहीं आ रही थी। हमने कहा यार रात में कुछ देखते हैं शहर में। तो बरेली अपने सुरमे के लिए मशहूर है, पर रात में सुरमा कहाँ मिलेगा? तो बस स्टैंड देखते हैं। तो बस स्टैंड पे गए तो एक सुरमे की दुकान वगैरह मिल गई। फिर वहाँ बस स्टैंड कुछ लोग बैठे थे, महिलाएं उनसे बात करने लगे, है ना। रात में आपको बस स्टैंड पे सिर्फ महिलाएं बहुत कम दिखेंगी, है ना। पर वो 3-4 महिलाओं का समूह था, आपस में बात कर रहा। शुरू में उन्होंने झूठ बोला हमसे कि हाँ हमारी सुबह बस है, ऐसा वैसा। जब वो और खुल गई तब उन्होंने बताया कि वो पास के मंदिर में भिक्षाटन करती हैं, भीख मांगती हैं और खाना वाना मिलता है, रात में यहाँ आ जाती हैं। हालांकि उनका गांव में एक कच्चा घर है। और फिर कुछ उन्होंने योजनाओं के बारे में बात की, तो उससे हम लोगों को आइडिया लगा कि कैसे डेमोक्रेसी काम करे। और ये भी आइडिया लगा कि वो बहुत सारे लोग जो हमें दिखते हैं हमारे घरों के बाहर, वो अपना घर कहाँ बनाते हैं। मतलब जो लोग हमें रेड लाइट पर दिखते हैं, जो मोगरे का या कोई और गजरा बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, जो टिश्यू पेपर बेच रहे हैं, पेंसिल बेच रहे हैं, या जो बीमारी का हवाला दे के पैसे मांग रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, वो कहाँ जाते हैं? रात उनको निगल तो नहीं लेती है ना, या शायद निगल लेती है किसी अस्थाई से घर में, किसी कोने में, है ना, किसी सबवे के किनारे वो कहीं से 3 चादरें तान के। और उनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सारी चिंताएं एक तरफ गिर जा, सारी शिकायतें ज़माने से, ज़िंदगी से एक तरफ, पर सर छिपाने के लिए एक छत है ना, छत का होना। हिंदी के बहुत कमाल के कहानीकार हैं, आप लोग प्लीज़ खोज के उनको पढ़िए। उनका नाम है अनिल यादव। तो उनकी एक किताब है जो आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। इफ़ यू हैव टू रीड वन बुक जो रिपोर्टाज से या ट्रैवलॉग से जुड़ी हुई है, उनकी किताब है वह भी कोई देश है महाराज। ये अंतिका प्रकाश, पढ़िए आपने? हाँ, क्या अद्भुत किताब लिखी है अनिल यादव ने। ये पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। नस्लीय हिंसा के बारे में पता चलता है, असम में बिहारी मजदूरों को प्रताड़ित किया गया, तो रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। ट्रेन में जब बताते हैं किसी पैरामिलिट्री वाले को तो बोलते हैं वो भी कोई जाने जब, अभी कोई देश है महाराज। और उसके बाद की यात्राओं का वृतांत है। उनके एक संस्मरण में लखनऊ के एक चौराहे का जिक्र आता है, जिस चौराहे पर रात में शराबी, पुलिस वाले, वैश्याएं, पत्रकार और भी कई इस तरीके के सीमांत पर रहने वाले लोग, परित्यक्त लोग या रात के रिपोर्टर टाइप के लोग जुटते थे। एक बाल्टी में तमाम किस्म के नशे उड़ेले जाते थे, सेवन होता था और दुनिया जहाँ की बातें होती थी। वो इतना अद्भुत दृश्य है। हिंदी में कुछ लोग, गिरिजा, इतना सुंदर काव्यात्मक, दार्शनिक, सरल गद्य लिखते हैं। अनिल यादव उनमें से एक हैं। एक हिंदी के पत्रकार हैं अभिषेक श्रीवास्तव, उनकी एक कच्छ कथा करके किताब है, अद्भुत किताब है, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। अनिल यादव ने इसके बाद कीड़ा जड़ी लिखी, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती। पुष्यमित्र एक पत्रकार हैं, पुष्यमित्र की एक किताब है रुक्तापुर और रेडियो कोसी। इतने सुंदर वृतांत हैं, आपको बड़ा आश्वस्ति लगती है कि यार हिंदी जर्नलिज्म में इतने अच्छे से लिखा जा रहा है, इतनी आत्मीयता के साथ लिखा जा रहा है। या पुराने में रेणु जी का एक रिपोर्टाज है, ऋण जल धन जल के नाम से, या धर्मवीर भारती का एक रिपोर्टाज है ब्रह्मपुत्रा के मोर्चे से, वॉर रिपोर्टिंग पे। इन सब को जब आप पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर आप अपने पेशे में अलग अलग लोगों की दुनिया में दाखिल होते हैं, तो बहुत अद्भुत सा लगता है। मुझे याद है मैं एक बार शूट कर रही थी और एक लड़का मुझसे मिलने आया था, कुछ 23-24 साल की उम्र रही होगी उसकी। वो आया, उसने मुझसे कहा कि मुझे आपसे सिर्फ 5 मिनट बात करनी है। और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल रो पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ तक आंसू आकर रुक गए थे। वो मुझसे बात करने लगा और वो बस उसने 2 पल में वो रो ही पड़ा। उसने कहा कि मैं बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा था और
बस कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मैंने एक दिन तय किया कि ख़त्म कर देते हैं इस सिलसिले को। या तो मैं फांसी लगा लूँगा या मैं पटरी पर चला जाऊँगा। मैं सोच ही रहा था कि किस तरह अपनी जान ले लूँ। उस दिन घर पे सब बैठकर टीवी पे चल रही कोई फिल्म देख रहे थे। मैं घर आया, बस मैं इसी सोच में था कि अब मैं या तो कमरे में जाकर कमरा बंद कर लूँ या मैं घर से बाहर निकलूँ कुछ बहाना करके और मैं पटरी पर चलने लगूँ। बस जब ट्रेन आई तब आई और सब कोई फिल्म देख रहे थे, खाना खा रहे थे। तो माँ ने मुझसे कहा कि तेरी सबसे पसंदीदा सब्ज़ी बनी है, बैठकर खा ले हमारे साथ। तो बैठ गया मैं और मैं फ़िल्म देखने लगा। वो आपकी फ़िल्म थी और उसकी कहानी में मैं इतना उलझ गया कि उस फिल्म के ख़त्म होने तक मुझे लगा नहीं, आज नहीं करते हैं। और ऐसा करते 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 मैं आज तक जीवित हूँ। लेकिन इसकी शुरुआत आपकी फ़िल्म से हुई। कौन सी थी? शोर इन द सिटी? नहीं, मेरी एक मानिनी नाम की मराठी फ़िल्म थी। हाँ। जिसका इससे कोई संदर्भ नहीं है, बस वो कहानी थी, कोई फ़िल्म थी। बस उसकी कहानी में वो उलझ गया और उसे शायद मेरा काम अच्छा लगा या तो वो मुझे थैंक यू कहने आया था इस बात के लिए कि मैं आपकी वजह से ज़िंदा हूँ। इतने इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। इतनी सारी लड़कियाँ आके मुझसे कहती हैं कि हमने पहली बार अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाई और उनको सोशल मीडिया पे डाला क्योंकि आपको देख के हमारी माँ को लगता है कि नहीं, ये काम अच्छे से भी किया जा सकता है। एक तरह का वहम होता है लोगों के मन में ग्लैमर इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों के बारे में। लेकिन समहाउ मुझे देखकर उनकी माँओं को लगता है कि नहीं, ये अच्छी हैं। तो मेरी बेटी अगर ऐसा कुछ करना चाहे तो मुझे कोई आपके रोल भी ऐसे रहे, जैसे आपने लेडीज स्पेशल करके एक टीवी सीरियल किया, या जिन लोगों ने आपको तारे ज़मीं पर में देखा या शोर इन द सिटी में, तो बहुत ही मिडिल क्लास, रिलेटेबल, डे टू डे स्ट्रगल, या बहुत सारी जो आपकी एड फिल्में दिखती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा, बहुत पसंद है जो माँ शिकायत करने जाती है, हाँ, प्रिंसिपल रूम में जी अपने बेटे की शिकायत करने जाती है कि लोगों को लगता है अरे ये तो बेटी की माँ होगी। तो बेटे को बुलाया जाता है, देन उसको कहता है अरे मेरी मम्मी मेरी शिकायत कर रही है। जी तो बेटी की सी एड्स में कुछ एड्स ऐसी होती है जिसमें ऐसा कुछ करने को मिलता है, वरना एड्स तो जनरली प्रोडक्ट्स के बारे में होती हैं। तो कुछ लोग ऐसी एड्स बनाते हैं जिसमें आपको कोई एक थोड़ी सी कहानी, कोई परफॉर्मेंस, कुछ होता है जहाँ पे कुछ कर सके। जैसे एक आपकी वो है जिसमें वो अपने पापा को लड़की घर दिलवाती है। जी, पैसा बाजार की। हाँ। बहुत सारी ऐसी एड्स है जो फॉर्चुनेटली मेरे पास आई, जिनमें मुझे कुछ करने का मौका मिला। पर ये मैं जो कह रही थी कि लड़की होना, एक्ट्रेस होना और अकेले रहना, ये सब बहुत मुश्किल होता है। जैसे मुंबई, मैं तो मुंबई की हूँ, लेकिन कुछ साल तक मैं अकेली रही। उस दौरान जब मैं घर ढूंढने जाती थी तो ये कॉम्बिनेशन सुनकर मुझे हर सोसाइटी रिजेक्ट कर देती थी कि मैं एक औरत हूँ, लड़की हूँ, एक्ट्रेस हूँ और अब मैं अकेली रहूँगी। मैं माँ को साथ ले गई थी कई बार, सेक्रेटरी से मिलने, हाउसिंग कमिटीज़ से मिलने, जो सोसाइटी की कमेटी होती है उनसे मिलने, अपनी केस उनके सामने रखने कि माँ भी आई है साथ में, लेकिन वो बस मना कर देते थे। तो ये बहुत ही विचित्र सी बात है कि मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पे मराठी इंडस्ट्री, बॉलीवुड बसता है, जहाँ इतने सारे एक्टर्स देश के हर कोने से आकर अपना नसीब आजमाते हैं, वहाँ एक्ट्रेसेस को घर देने से मना कर देते हैं लोग। पूरे भारत में 3 लोग हैं वैसे, मतलब मुंबई को जोड़ लें तो 4 हो जाएंगे, जिनको घर मुश्किल से मिलते हैं। पत्रकार, पुलिस वाले और वकील। हाँ, इन 3 लोगों को घर देने में लोग बहुत झिझकते हैं। और उससे हमको ध्यान आया कि देखिए, ये हमारा जो पूरा बातचीत का सिलसिला है घर जैसी बातें, इसमें हमारे दोस्त हैं अल्ट्राटेक, हमारे पार्टनर हैं इसमें। तो बहुत ज़ोर देता है अल्ट्राटेक, और दुरुस्त ज़ोर देता है कि आदमी घर एक बार बनाता है जी, और घर समाज में उसकी पहचान का हिस्सा होता है। हम बातचीत करते हैं ना कि भैया आपका घर कहाँ है, कहाँ से हो, तो आदमी कहता है भैया हम उरई से। अच्छा, उरई में कहाँ से हो? वो उरई में स्टेशन रोड है, तो वो टाउन हॉल के पास ये वाला मकान पूछना, और उसमें फिर गांव का रेफरेंस, फलाने का घर कहाँ है, तो आपको पहुंचा देंगे। नीले वाला गेट होगा, ऊपर ये लिखा होगा, बगल में कुआं होगा, इस तरफ बाज़ार होगा, ये वाली गली होगी। तो देखिए, आप
एक घर बनाने के लिए कितनी फाइट मारनी पड़ती है। तो आप लोग जब घर बनाए तब बहुत ख्याल रखें इस बार का कि आदमी घर एक बार बनाता है और वो समाज में उसकी पहचान का, उसके स्थापित होने का एक ज़रिया भी होता है कि हाँ साहब अब इसका एक मकाम हो गया, अब इसको भटकना नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। ना कि जी एक कोई 11 महीने का वो नहीं, अच्छा साहब अब मकान मालिक ने कह दिया खाली कर दो। अपने घर से कौन खाली कराएगा? अपने घर से ऊपर वाला खाली कराएगा जब सांसों की माला टूटेगी तब। जी, घर बनाना इसको अगर अलग तरीके से देखा जाए तो अपनी फैमिली को बनाना, एक अपना एक यूनिट बनाना, इसके जैसा ही होता है। उतने ही ध्यान से, प्यार से, सोच समझ के करना पड़ता है। तो अब क्योंकि मेरे पास एक फैमिली है, पति, बच्चा, 2 कुत्ते, तो अब जब मैं अगर मुझे कहीं घर रेंट करना हो तो मैं बड़ी चौड़ में फ़ोन करती हूँ कि कौन रहेगा मैडम? फैमिली रहेगी। और फिर कोई मुझे मैं रिजेक्ट करती हूँ घर। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप किसी फैमिली वाले को घर दे और किसी सिंगल इंसान को ना दे, बस इस जनरल अजम्पशन पे कि ये अच्छे लोग होते हैं और ये बुरे लोग होते हैं। ये मुझे बहुत अखरता था पहले से। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। ये पूरी बातचीत भी दरअसल इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, घर जैसी बातें, कि जो बहुत सारी टैबू टॉपिक से उन पे भी बात कर सकें। लोगों को किस तरह की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दुश्वारियाँ आती हैं। एक लड़की का, किसी भी वर्किंग क्लास की लड़की का किसी भी शहर में घर खोजना, पीजी खोजना, इट्स अ टास्क इन इटसेल्फ। हमारी कई जो साथी हमारे ललन टॉप में काम करती हैं वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, किस तरह के रूल्स होते हैं, किस तरह की बातें कही जाती हैं। मुझे याद है लॉकडाउन में जब मुंबई से कई लोग अपने गांव की तरफ जा रहे थे, सोनू सूद जी ने काफ़ी सारी बसेस का आयोजन किया था। मैं जहाँ रहती थी उसकी सामने वाली बिल्डिंग में सोनू जी रहते थे। तो हमारे ही एरिया से ये सारी बसेस छूटती थी। एक दिन हमने सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ सुनी कि कॉफ़ी शॉप्स खुल गई हैं, बैठकर कॉफ़ी पीने के लिए नहीं, आप कॉफ़ी बनवा कर ले जा सकते हैं। 1.5 महीना हो चुका था, हमने किसी ने कॉफ़ी नहीं पी थी बाहर जाकर। जो बाहर जाकर कॉफ़ी पीना एक बहुत ही हाँ वैसी वाली बात हो गई थी, वो बंद हो गया था। तो ऐसे लगता था कि अरे बाहर जाकर कॉफ़ी पीनी है। तो मैं, माय हस्बैंड और हमारे एक दोस्त, हम गाड़ी में बैठे और हम गाड़ी चलाकर कॉफ़ी शॉप जाने लगे। हम अपनी अपनी कॉफ़ी बनवाएंगे, फिर उसे पिएंगे, फिर गाड़ी में चलते चलते कॉफ़ी पीते पीते वापस आएंगे। ऐसे बड़े रोमांटिक से हमने प्लान्स बनाए। हम बस वहाँ पहुँचने ही वाले थे और हमने देखा, दोपहर का समय था, 11:30-12 बजे, धूप थी काफ़ी तेज़, और जहाँ तक हमारी नज़र जा रही थी वहाँ से लाइन शुरू हो रही थी। लोग अपने साथ बच्चे, सामान, बूढ़े, हर तरह की चीज़ें बटोरे हुए एक लंबी कतार में खड़े थे। वो कतार लगभग कुछ किलोमीटर्स लंबी होगी। उसके उस एंड पे बसेस छूट रही थी और उसकी कतार बन के कई किलोमीटर्स दूर कतार वो कॉफ़ी शॉप के सामने से गुजरती हुई और पीछे जा रही थी। हमने उन सबको देखा और हम वापस आ गए। और उस पूरे दिन हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए ठीक से। हमारे पास वापस आने के लिए घर था, इनमें से किसी के पास नहीं था। और ये सब सिर्फ अपने घर जाने के लिए पता नहीं कितने दिन आकर वहाँ इंतज़ार किया करते थे। जितना जिससे बन पा रहा था वो कर ही रहा था आसपास, लेकिन वो दृश्य मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप ये जिक्र कर रही हैं जैसे आप लोग बहुत अलग अलग किरदार करते हो। हम लोगों को बहुत अलग अलग किरदारों से बात करने का मौका मिलता है। हम लोग एक शो करते हैं गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। लोग बहुत पूछते हैं आपका, ये बहुत कॉमन सवाल है जो पूछा जाता है। 2 सवाल, एक ललन टॉप का मतलब क्या है और दूसरा अब तक का आपका सबसे अच्छा इंटरव्यू कौन सा है। उसमें बहुत अलग अलग जवाब होते हैं इंटरव्यू में। एक इंटरव्यू था हम लोगों ने जो पवन जी का किया था, जो मेरठ में है और वो जल्लाद है, हैंगमैन है, 3rd जनरेशन। वाह, ओके। तो ये जनरेशनल काम है। हाँ, मतलब जैसे जो जातिगत पेशे होते हैं कुछ, ये वैसा है। तो उनके दादाजी ने गांधी जी के हत्यारों को, नाथूराम गोडसे को फांसी दी थी। उनके पिताजी ने इंदिरा जी के हत्यारों को फांसी दी थी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। और उन्होंने निर्भया के रेपिस्ट को, हत्यारे को फांसी दी थी। और वो अब ये
फांसी का उपक्रम कब होता है? 4-6 साल में एक बार, बाकी टाइम वो क्या करते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता है, जेल अब परमानेंट जेल आदमी नहीं रखते हैं, वो पुराने कपड़े बेचते हैं। कैन यू इमेजिन एक 5-5.25 फीट का दोहरे बदन का आदमी, सांवली तबीयत का, और पसीने में लथपथ साइकिल पे पैडल मार रहा है, पीछे कपड़ों की ढेरी लगी है, पुराने कपड़ों की, जिनको वो बेच रहा है और ख़रीद रहा है। और वो जल्लाद है। और वो एक दिन, और वो कितना ज़रूरी काम है, हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल न्याय की दरकार है, और वो बहुत उस अपने पेशे को गंभीरता, ही सेड इट कि बाबूजी ज़रूरी काम है समाज के ऑर्डर के लिए। जी। तो हम जिस पेशे में हैं, ये इतना हमको चमत्कृत करता है, इतना सिखाता है। एक दिन आप गया जी में पन्नों के पास बैठे हैं, तो वो पोथी लेके बैठे हैं, अरे आपके गांव से फलाने आए थे, आपके गांव से दिखाने आए थे। दूसरे दिन आप हम साबरमती गए, गांधी जी का वो कीर्ति मंदिर, वो सब देखा। फिर मछुआरों की बोट्स थी, मछलियाँ पकड़ के ला रहे, बोट्स में नीचे उतरे, कैसे खाना बनाते हैं, कैसे रहते हैं जब वो दरिया में जाते हैं, वो देख रहे हो। तीसरे दिन आप कोयम्बटूर में हो, डेनिम की बड़ी फैक्ट्री है ना, और महाराष्ट्र से, गुजरात से, दूसरे इलाकों से कपास आ रहा है, उससे थ्रेड बन रहा है, डाई हो रहा है, और दुनिया भर से, देश भर के मजदूर आ रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। उनको आप सुन रहे हो, देख रहे हो। फिर आप एक दिन ओडिशा में हो, है ना, वहाँ आपको एक टूरिस्ट गाइड मिल रहा है। अलग अलग जगहों पे आप अपने आप को ट्रांसपोर्ट करते हो। बीकानेर में आपको कुछ लड़कियाँ मिल गई, वो आपस में किसी बात पे बहस कर रही हैं। जोधपुर में कोई कारीगर मिल गया, जूते गांठ रहे हैं वो भैया काका, और वो कुछ पॉलिटिक्स पे आपको बता रहे हैं। इट्स वेरी फैसिनेटिंग। इट्स सो स्ट्रेंज कि इसी रियलिटी से एस्केप करने के लिए लोग फिल्में देखने आते हैं, और हम बहुत ही इंटरेस्टिंगली एक ही कॉइन की दो साइड्स पे काम करते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी जो हर किसी के जीवन का रोज़ का हिस्सा है, और उससे मिलने वाली एस्केप जो है कहानियाँ, फिल्में। मेरे मन में एक सवाल है आपके लिए। आप, हमने पहले भी बात की है, फिर आपने एक्टिंग को चुना, कभी ऐसे बीच में संशय आया कि अच्छा कुछ और कर लेते हैं, या बिल्कुल क्लैरिटी थी एक्टिंग में आने के बाद कि यही करना है? कभी ऐसी दुविधा आई? नहीं, धीरे धीरे प्यार हुआ एक्टिंग से, लेकिन मुझे यही करना है, कोई दुविधा नहीं है मन में। इसी से रिलेटेड चीज़ें करती रहूँगी शायद, लेकिन जैसे जैसे मुझे फिल्में बनाना एक दिन अच्छा लगेगा। मैं चाहूँगी कि और ऐसी कहानियाँ जो मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुँचे, उन्हें मैं बना पाऊँ, उन्हें मैं सत्य में उतार पाऊँ। जैसे मुझे, आप जैसे वो जल्लाद वाली बात कह रहे थे, तो मुझे याद आया, कहानी पढ़ी थी मैंने। एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने वाला चूहे पकड़ने वाला वर्कर है। ये एक डिपार्टमेंट होता है जी, जो चूहे पकड़ के उनको ख़त्म करते हैं ताकि बीमारियां ना फैले। उसकी शादी हो जाती है, और गांव की लड़की है, लेकिन गोरी सी है, सुंदर है। शादी में हर जगह सिर्फ यही सुनाई दे रहा है कि क्या नसीब है इसका, कैसी लड़की मिली, कितनी सुंदर, बहू कितनी सुंदर है, दुल्हन कितनी सुंदर है, बस यही बातें हो रही होती हैं। इन सारी बातों से इसको ना स्ट्रेस आने लगता है कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, क्योंकि अभी तक देखा ही नहीं है उसे। तो मराठी शादियों में दूल्हा दुल्हन के बीच में एक कपड़ा पकड़ा जाता है, और जब शादी का मुहूर्त आता है तो वो कपड़ा हटता है और आप एक दूसरे को वरमाला पहनाते हो। तो कई सालों तक, पुराने ज़माने में, आपको उसको अंतरपाठ कहते हैं, अंतरपाठ के हटने तक पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखते थे। वो बस वरमाला डालते समय ही एक दूसरे का चेहरा पहली बार लाइफ में देखते थे। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ, और इससे समझ में आ गया कि तो सच में बहुत खूबसूरत है। अब उसकी दुविधा ये है कि वो अपनी पत्नी को छू नहीं सकता उन्हीं हाथों से जिनसे वो चूहे पकड़ता है। तो इस पूरी फिल्म, छोटी सी फिल्म की कहानी ये थी कि वो दोनों एक दूसरे तक का ये सफ़र कैसे तय करते हैं, जहाँ इसके मन में ये दुविधा है कि मैं इन्हीं हाथों से इस इतनी सुंदर सी औरत को कैसे स्पर्श करूं, और पत्नी का ये कहना होता है कि तुम तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो, मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। और एक दफ़ा ऐसा होता है कि घर में एक चूहा घुस आता है और पत्नी उसे पकड़कर मार देती है। तो वो अपनी पत्नी को चूहे को पकड़ा हुआ देखता है, और बस उस दिन आइस ब्रेक हो जाता है और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं।
तो ऐसी इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ पढ़ते हैं हम, लोग मुझे सुनाते हैं, तो मुझे लगता है इनको बनाना चाहिए। तो ये एक चीज़ मैं ज़रूर करना चाहूँगी एक्टिंग के अलावा, कि ऐसी कहानियों को अगर बनाने में मैं किसी तरह मदद कर सकूँ या मैं ये कर सकूँ तो। और किस तरह के स्टीरियोटाइप्स सुनने में आते हैं आपको एक्टिंग के प्रोफेशन के, जैसे आप एक एक्ट्रेस? स्टीरियोटाइप्स तो बहुत होते हैं। तो जैसे मैंने अच्छी चीज़ों के बारे में बोला, वैसे वो भी होता है कि अब जैसे एक्ट्रेसेस हैं तो बहुत सारे लोग इस बात को मान कर ही आपसे बात करते हैं कि पढ़ती लिखती तो आप होंगी नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में तो आपको कुछ पता नहीं होगा, करंट अफेयर्स के बारे में तो कोई आप बिल्कुल मतलब ये वो इन शब्दों में नहीं कहते, लेकिन उनके बात करने के तरीके से आपको समझ में आता है कि देयर इज़ नो क्रेडिट गिवन टू इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ एन एक्टर एट ऑल। तो मैं ये नहीं कहती कि हर एक्टर स्मार्ट और इंटेलिजेंट ही होता है, हर तरह के अलग अलग लोग होते हैं, किसी की रुचि होती है, किसी की नहीं होती है। हर विषय के बारे में हर इंसान को पता होना ही चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये इस बात को समझ लेना कि अगर आप एक्टर हैं तो फिर आप सिर्फ ऊपरी सुंदरता और ग्लैमर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी आपकी कोई रुचियाँ हो नहीं सकती। इससे मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे मुझे एक बार किसी ने ये कहा था कि अरे मुझे लगा नहीं था आप इतना पढ़ती वढ़ती होंगी, तो मुझे लगा ये किस तरह का कमेंट है, ये किस तरह का रिएक्शन है। मैंने कहा आपको क्यों लगा ऐसा? तो उनको भी समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है ना कि एक्ट्रेसेस कहाँ पढ़ती हैं। तो मुझे लगा पर आपने ये कैसे समझ लिया कि क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस हूँ मैं किताबें नहीं पढ़ती। उनको आश्चर्य हो रहा था इस बात के बारे में कि मैं किताबें पढ़ती हूँ। तो मुझे ये बहुत बहुत अजीब सा लगता है कि ये एक जो धारणा है एक्ट्रेसेस के बारे में कि दिमाग तो नहीं चलाती होंगी। या फिर मुझे एक बार एक्चुअली ये किसी ने कहा था कि ये जो तो ठीक ठाक दिखने वाले लोग होते हैं ना, इनको तो ज़रूरत नहीं होती दिमाग चलाने की। प्रिटी प्रिविलेज। प्रिटी प्रिविलेज। अच्छा, प्रिटी प्रिविलेज से ज़्यादा एक्ट्रेस प्रिविलेज क्या रहता है? प्रिटी प्रिविलेज, एक्ट्रेस प्रिविलेज दोनों मुझे लगता है आपको एक बार इस कैटेगरी में बिठाया जाए ना कि आप अच्छे दिखते हैं, तो फिर वो आपकी डेफिनेशन हो जाती है। सिर्फ अच्छा दिखना, सब उसी के आसपास मंडराने लगता है। उस सतह के नीचे आपके पास और बहुत सारे हुनर हो सकते हैं, इस बात के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो इसके दो एक फ़ायदा भी है और एक क्या कहते हैं, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि जिसे प्रिविलेज कहा जाता है, अगर आप दिखने में एक तरह के हैं तो अटेंशन आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। 10 लोगों में अगर किसी को चुनना हो तो ये स्टैटिस्टिक्स प्रूव करती है कि जो कन्वेंशनली ठीक ठाक दिखने वाली व्यक्ति है उसे चुना जाता है। दूसरा ये है कि एक बार आपको चुन लिया गया और आपने पहली ही दफ़ा अपने आप को प्रूव नहीं किया कि आप इस सुंदरता या इस कन्वेंशनल ब्यूटी से आगे बढ़कर कुछ और भी हैं, अगर आपने वो मौका गवा दिया तो फिर आपको दूसरा मौका नहीं मिलता। आपका डिसमिसल भी उतना ही फास्ट होता है जितना आपका सिलेक्शन होता है। इस तरह की भी कोई आप लोगों की ट्रेनिंग या हिदायत मिलती है कि हाउ टू हैंडल फेम एंड पब्लिक अटेंशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई विश ऐसा हो। अगर ऐसा होता कहीं इस तरह का ट्रेनिंग, तो हम जो आसपास हमारे देखते हैं वो नहीं दिखता हमें। ये जो एक गॉड कॉम्प्लेक्स लेकर लोग घूमते हैं, इस इंडस्ट्री में तो होते ही हैं, बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी होते हैं। वो नहीं होता अगर इस तरह की कोई ट्रेनिंग अवेलेबल होती, पर ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे के हाथ में पावर देने जैसा होता है ये। इतना एड्यूलेशन, इतना प्यार, इतना फेम, इतना पैसा एक साथ एक इंसान के पास अगर अक्यूमुलेट हो जाए तो क्या हो सकता है। इसके बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, आप किस रास्ते को चुने वो आप पर डिपेंड करता है। पर इसके बारे में लोग सिर्फ बातें करते हैं, ऐसी कोई ट्रेनिंग होती नहीं है। बहुत थिक स्किन होना पड़ता है एक्टर्स को, क्योंकि बहुत पब्लिक आई में हैं वो। फिल्म हिट हुई तो सबको ही सर पे चढ़ा रहा है, फ्लॉप हुई तो असुरक्षा। और कैसा होता है, क्योंकि हमें तो कुछ बड़े बड़े सितारे तो फिर भी दिख रहे हैं, पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात ये होती है कि आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है किसी भी पॉइंट पर। इस वक्त मैं ये काम कर रही हूँ, कल मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता, कल मैं काम करूँगी भी या नहीं मुझे नहीं पता।
अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। इसके बावजूद मुझे आज का शो अच्छा करना है, इसके बावजूद मुझे आज मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं उनको हंसाना है, उनको रुलाना है, इसमें मेरा सब कुछ झोंक देना है, इस फीलिंग के साथ रोज़ काम करना, इस शाश्वती के बिना कि यही मैं कल कर पाऊंगी या नहीं, ये मुझे बहुत एंड हाउ डू यू डील विद फेल्योर कि ये रोल अच्छा नहीं कर पाए या बहुत दिक्कत आ रही है इस रोल को समझने में? जस्ट कीप मूविंग। मुझे लगता है रियाज या रोज़ वही करना, रोज़ अपने आप को फिर से एक बार गैदर करना और उठकर वही करना जो हम रोज़ करते हैं। एन एक्टर्स रेजिलियंस आई थिंक इज़ अनपैरेलल्ड। उसके जितना मराठी में उसके लिए एक शब्द है चिवट, चिवट यानी स्टिकी, जो चिपक के रहता है। मुझे और कोई प्रोफेशन में पता नहीं है, मतलब नॉट दैट आई नो ऑफ इट, बट it's quite heartbreaking to be a performing artist, not just an actor, any performing artist. कोई सर्टेनिटी ही नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई एश्योरिटी नहीं है। आपने अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली तो आपको ये जॉब्स मिल सकती है, एटलीस्ट ये आपके सामने कोई तो रोड मैप होता है। ये इतना अजीब सा फील्ड है, आपको सच में नहीं पता आप कल क्या करेंगे, या आप ये करते भी रहेंगे या नहीं, आपको कुछ और करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। So it's a very interesting field. हम लोगों के reactions के बारे में बात कर रहे थे। I generally get asked this question. बहुत सारी औरतें ये सवाल पूछती है। अगर मैं किसी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ बहुत सारी औरतें हो, तो वो मुझे हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि आप स्क्रीन पे रोमांस कैसे करते हो। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्वर्सेशन हो जाता है। जैसे अभी आपकी मनोज वाजपेयी फिल्म आई इंस्पेक्टर झेंडे, हस्बैंड वाइफ हैं, बड़े क्यूट से उसमें सीन है। तो अब ये जो है ना, पराये मर्द के साथ आप रोमांस कैसे कर लेती हैं, ये सवाल मुझे हर जगह पूछा जाता है। तो अब आप फ़र्ज़ कीजिए एक सीन शूट हो रहा है जहाँ पे बहुत सारी लाइटें हैं, सेट पर कम से कम 100-150 लोग हैं, एसी या पंखे चल नहीं सकते क्योंकि साउंड में उसकी आवाज़ आती है, तो सारे एसीज़ और पंखे सेट के बंद होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप पसीने में लथपथ हैं। कहीं से कोई हाथ आ रहा है, आपका पसीना पोंछ के थोड़ा सा मलमल से आपको ठीक ठाक किया जा रहा है, पीठ से पसीने की धाराएं बह रही हैं, उसमें एक माइक चिपका हुआ है आपके बदन से जिसका ट्रांसमीटर गर्म हो रखा है, तो उसका सेंसेशन आपके बॉडी पर लगातार है। आपने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है जिसमें कोई हेयर ड्रायर से आपके पसीने के धब्बे हटा रहा है। इस सिचुएशन में कोई कहता है कि नीचे से ना थोड़ी लाइट कम पड़ रही है, तो एक थर्मोकोल का टुकड़ा आप यहाँ से आकर आपके चेहरे पर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, सामने कैमरा है, आपका को एक्टर खड़ा है। इस सिचुएशन में क्या ही भैया रोमांस करोगे आप? जब आपको 100 लोग देख रहे हैं क्रिटिकली कि लाइट लिया कि नहीं, थोड़ी शैडो आ गई, अरे पसीना दिख रहा है, अरे यार बाल ठीक करो यार, ये सब चलता है आसपास, तो क्या ही आदमी आंखों में प्राण लाए किसी को ये कहेगा कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ? नहीं हो पाता ये सब बस मेक बिलीव है, उस टाइम पे होता है। तो किसी ने मुझसे कहा स्क्रीन पे किस करना कैसा लगता है, तो मैंने कहा कार्डबोर्ड को किस करने जैसा लगता है, कोई फीलिंग हो ही नहीं सकती। ये चल रहा होता है हमारे सेट पर। इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और आपको टेक्निकली बहुत अवेयर होना पड़ता है इन सब चीज़ों के बारे में। उसके आगे बढ़ के आप उसमें फील लाने की, इमोशन लाने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत ही मैकेनिकल और स्किलफुल सा वो एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली रोमांटिक सीन्स। और कई बार तो आपको जब बहुत कैमरा के करीब आकर किसी से कोई बात कहनी हो, बिल्कुल आपका क्लोजअप है, तो वो व्यक्ति सामने होती ही नहीं है, आप कैमरा को देख के ही या किसी कटर स्टैंड की खूंटी को देख के ही। तो मैंने सबसे प्यार भरे गदगद संवाद किसी थर्मोकोल के टुकड़े को देखकर, किसी काले कपड़े को देखकर, किसी लाइट के स्टैंड की खूंटी को देखकर ही बोले हैं जनरली। इंटरेस्टिंग। तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में सबसे चैलेंजिंग बात क्या लगती है तुम्हें? बहुत अनसर्टेनिटी होती है रोज़ की। जैसे आपका ये ना कि 15 दिन अब ये शूट है, हमें नहीं पता अभी हम ये बात कर रहे हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आएगी, कब मुझे अपने किस रिपोर्टर को कहाँ भेजना पड़ेगा। फिर आपको कॉल लेने होते हैं, छोटी टीम में ले भेजूँ, बिहार में कुछ हो गया वहाँ भेजूँ, महाराष्ट्र में कुछ हो गया वहाँ भेजूँ, तमिलनाडु में हो गया, इम्पॉर्टेंट है लेकिन हिंदी भाषी लोग तमिल, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं,
उन पे आपको रोज़ 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 फैसला करना है। और इतनी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से आप प्रिवी होते हो, है ना। लोगों को लगता है कि जो कैमरे पे मुलाकातें हो रही वही हैं, है ना। जैसे हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से हम लोगों की मुलाकात होती है। कभी आप लखनऊ गए तो आप अपॉइंटमेंट मांगते हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, फिर आप मिलते हो, बैठते हो, चाय पानी के साथ आप अपने नोट्स एक्सचेंज करते हो, आप पूछते हो, और सब ऑफ द रिकॉर्ड होता है। दिल्ली में आप सत्ता पक्ष के विपक्ष के अलग अलग नेताओं से मिलते हो ऑफ कैमरा ज़्यादातर, है ना। आप कभी मील शेयर करते हो, कभी चाय पीते हो, और बहुत नोट्स एक्सचेंज होते हैं। उसमें फिर आपको फिल्टर करना होता है, क्योंकि जो ऑन रिकॉर्ड का है वही आप कोट कर सकते हो। ऑफ रिकॉर्ड को एक ट्रस्ट का रिश्ता है ना, आपने मुझे कुछ बताया कि यार ऐसा हुआ, तो मैं उसको ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूँ उन चीज़ों को। फिर आप ये भी देखते हो कि जिनकी निष्ठाएं बहुत संदिग्ध हैं वो सबसे ज़्यादा ज्ञान पेल रहे हैं ईमानदारी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। तो ये आप ये सब भी देखते हो। और चूंकि आप एक बड़ी मर्यादित जगह पे हो तो आपको कई बार चुप्पी साधनी पड़ती है, कितना भीड़ से जूझोगे। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझे लगता है आज की तारीख में एक जर्नलिस्ट के लिए सबसे मुश्किल ये है, नाउ यू मेंशन इट, कि किसी भी किस्म की ट्रोलिंग, फ़र्ज़ करिए कि आपको राइट विंग ट्रोल कर रहा है, तो आपको राइट विंग की ट्रोलिंग झेलनी है, पर उस चक्कर में आपको राइट विंग की पॉलिटिक्स के प्रति ऑब्जेक्टिविटी नहीं खोनी है। अब आपको लेफ्ट विंग ट्रोल कर रहा है, या एक तरफ बीजेपी वाले ट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस वाले ट्रोल कर रहे हैं, तो उस ट्रोलिंग के चक्कर में आपको ये नहीं कि फिर आप मैलिस पाल लो, क्योंकि वो यही चाहते हैं, दिस इज़ व्हाट दे वांट, कि वो आपको एक लेवल लगा दें, एक कोने में आपको पुश कर दें और वो सफल हो जाएंगे, देखो देखो ये तो ऐसा है। तो आपको उनसे जूझना है, लेकिन उस चक्कर में वो जिस वाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे वो नहीं। ये बहुत मुश्किल काम है, पर बड़ा ज़रूरी काम है। और अपना स्टैंड बनाए रखना इसके बारे में। उसका वो एक देखिए ऐसा होता है कि आप जब रात में आँख मूंदते तो आपको पता है, अगर आप आ रहे हो और आपकी गाड़ी से कोई कुत्ता, बिल्ली, इंसान कुचला है, आपको पता है, किसी को पता होना, आपके कॉन्शियस पे है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो पता है, आपने किसी का अच्छा किया तो पता है। तो आपका ज़मीर, आपका कॉन्शियस आपके साथ होता है, तो वो बड़ी मदद करता है। फिर जब आपको बहुत सारे प्रायोजित लोग कुछ कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मॉर्फ फोटो दिखा रहे हैं आपके बारे में, AI से बनाई हुई फ़ोटो दिखा रहे हैं, अलग अलग IT सेल्स आपको ट्रोल कर रहे हैं, तो आपको लड़ना है ना मजबूती से, तो उसके लिए हेड स्ट्रांग रहना पड़ेगा। और हेड स्ट्रांग तब रहेगा जब आपके भीतर हो कि नहीं यार, ये आई एम मोर देन दिस। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है जर्नलिज्म में, एडिटर के रोल में, कि तमाम तरह के विरोधों को झेलते हुए आपको अपनी ऑब्जेक्टिविटी नहीं खोनी है। बड़ा आसान है ना कि अब आप क्रोधित हो गए, अच्छा ये मुझे तंग कर रहा है, अब इसको दिखाता हूँ। ये आसान रास्ता है कि अब मैं इसको दिखाता हूँ, क्योंकि आधी भीड़ यही चाहती है कि तुम दिखाने की मुद्रा में आ जाओ जी। पर तुम्हारा असली अलम क्यों उठाया था, क्यों आए थे इस पेशे में? इसलिए ना कि राग द्वेष से मुक्त होकर अपनी बात कहो। जैसे पिछले दिनों एक बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें करीबन 1000-1500 लोग होंगे। तो उसके बाद वहाँ पे बीजेपी के अलग अलग लीडर थे, उनका 1 साल पूरा हुआ था तीसरे टर्म का। तो कई जर्नलिस्ट थे जो अलग अलग लीडर के साथ बैठ के डिनर के पर अनौपचारिक बातचीत हुई थी। तो मैं अमित शाह वाली टेबल पे बैठा था, उसमें इंडिया टुडे के एडिटर, मैगजीन के राज चिंगप्पा बैठे थे, बिहार कुछ जर्नलिस्ट थे। अब उसकी एक फ़ोटो उठा के शुरू हो गए लोग कि देखो 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 देखो। अब उनको कहे घोंचुओं, 1000 लोगों के बीच डील होती है, और जिनको डील करनी थी वो तो पहले ही कर चुके हैं। जिनको यूपीए में करनी थी यूपीए से कर चुके, एनडीए में करनी थी एनडीए के साथ कर चुके। कोई डील के लिए इंतज़ार करता है क्या? है। लेकिन अब चूंकि उनका काम यही है कि प्रायोजित ढंग से उसको करना है। अब मैं इस चक्कर में खफा हो जाऊं, या उसके पहले सत्तारूढ़ पार्टी वाले कुछ बोलते रहते थे, तो आपको अपनी आस्था बहुत अकम्पित रखनी होती है। ये सबसे मुश्किल काम है। दूसरा मुश्किल काम होता है अपनी हेल्थ मेंटेन रखना। आप जब अखबार में काम कर रहे हैं, 12-1 बजे अखबार छूटता है, सुबह उठ के फिर आपको रिपोर्टर मीटिंग लेनी है, सो योर बॉडी क्लॉक गोज फॉर अ टॉस। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जर्नलिस्ट दे गेट इनटू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। मतलब वो नॉट अ गुड थिंग, पर आपको ये बहुत मिलेगा जर्नलिस्ट में। मतलब पर ये जो तुम कह रहे थे स्टैंड लेना, एट व्हाट कॉस्ट? मुझे याद है मैं कई साल पहले एक इंटरव्यूज़ वाला शो करती थी जहाँ मैंने उज्जवल निकम जी और उनकी पत्नी
उज्ज्वल निकम जी जो एक बहुत ही जाने माने पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, बहुत बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल केसेस, बीजेपी नेता भी बन गए, चुनाव भी लड़े जी, उन्होंने हैंडल किया है। तो ये तब की बात है जब वो बीजेपी नेता नहीं बने थे, वो सिर्फ एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने बहुत बड़ी और बहुत सेंसिटिव केसेस हैंडल की थी। उनकी पत्नी हमें बता रही थी कि धमकी के फ़ोन्स आते थे घर पे, तो बहुत रोज़ की बात थी। हर 3 दिन में एक फ़ोन आ जाता था कि घर आके सबको काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने उनकी पत्नी से ये पूछा था कि आपको डर कब लगा, कभी ऐसा हुआ था कि आप सच में डरी? तो उन्होंने कहा एक बार ऐसे हुआ था कि एक आदमी का फ़ोन आया था, और आप जनरली जब ऐसे फ़ोन आते थे ना तो वॉइस से हमको पता चलता था किसको सीरियसली लेना, किसको नहीं लेना। जो धमकियाँ देने के लिए फ़ोन करते थे उनकी आवाज़ में पहचान लेती थी, इतना साइको एनालिसिस मुझे आ गया था। लेकिन एक दफ़ा ऐसा फ़ोन आया कि किसी ने बिल्कुल सड़कों के नाम और लैंडमार्क्स के साथ मुझे मेरे बेटे के घर आने का रूट समझाया कि मुझे पता है आपका बेटा इस स्कूल से निकलता है, इस सड़क से गुजरकर इस दुकान पर कोना टर्न करके फिर इस रास्ते से इस बिल्डिंग को पार करते हुए आपके घर तक पहुंचता है, बताओ कहाँ उठाऊं। और उन्होंने कहा कि उस दिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि काश मेरे पति ये ना कर रहे होते। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि जी, हम ये लोगों जो को स्टैंड लेना है इसका क्या थ्रेशोल्ड है? आप किस पॉइंट पर आकर फाइनली आदमी डरेगा ना एक पॉइंट। मैंने जैसे किसी चीज़ के बारे में मैंने पोस्ट की थी तो मुझे लोगों ने डीएम में इतनी भयंकर बातें कही कि मैंने अपने लिए तय कर लिया कि मुझे नहीं मेरे पॉलिटिकल ओपिनियंस सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस करने। तो ये क्या पॉइंट? जी, हमारे पास एक तो वो लिबर्टी नहीं है जी, ऑफ कोर्स, इसीलिए हाँ, जर्नलिज्म के बहुत लोग बहुत अच्छी बातें लिखते हैं इनबॉक्स में आके, बहुत क्रूर बातें भी लिखते हैं। ऑफ कोर्स क्रूर बातें लिखने वालों में ज़्यादातर वो होते हैं जिनकी आप जाके देखोगे तो 0 पोस्ट होंगी या 0 फॉलोअर होंगे, तो आपको पता होता है कि ये प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है, अलग अलग लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट का है, जो आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं। दे आर हियर टू क्रिएट फियर इन यू। तो जो पहला काम आपको करना है वो ये है कि वो जो चाहते हैं वो आप उन्हें नहीं दो। वो चाहते हैं कि आप डरो, वो चाहते हैं कि आप अपने बारे में ख़राब महसूस करो, वो चाहते हैं कि आप अपने बारे में बदनामी महसूस करो। और जब आपको पता है कि आपने वो काम नहीं किए हैं, है ना, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हम उनके इरादों को नाकाम करें। अगर डर गए तो वो सफल हो गए, और अगर वो सफल हो गए तो आप हार गए। दूसरी बात, आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, पर एक ही बार मरना है। डर ना रोज़ मारने की कोशिश करता है, ठीक है। तो शान से जाएंगे जब जाएंगे, और सुकून से जाएंगे कि लोगों ने तमाम तोहमतें लगाने की कोशिश की, पर अपना माजी, अपना ज़मीर जानता है, टिक के किया, ना राग में रहे ना द्वेष में रहे। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा काम जो तुम करते हो और जो स्टैंड तुमने हमेशा से रखा है, इट्स वर्थ डाइंग फॉर? यस, इफ़ इट कम्स टू दैट। हमारी कानपुर में पढ़ाई लिखाई हुई है। गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पत्रकार थे। कानपुर में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम, शांत कराने गए, मार दिया किसी ने। मारने वाले को कोई नहीं जानता है। गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम मैं आज भी सम्मान से ले रहा हूँ। अगर नौबत इसी पे आनी है तो यही सही। कितनी दफ़ा हिंदुस्तान और कितने लोग नाथूराम गोडसे का नाम लेते हैं और कितनी दफ़ा महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, है ना। कितनी दफ़ा हम रावण का नाम लेते हैं, कितनी दफ़ा राम का नाम। अगर बात इसी पे आ जाएगी तो यही सही, है ना। दूसरी चीज़, एक ही बार मरना है, उसके पहले तो जीना है ना, उसके पहले नहीं मरना है। और तीसरी बात यह है कि सिर्फ डर या धमकी तो नहीं आ रही ना, कितना प्यार भी तो आ रहा है। दुनिया के किसी भी शहर में जा रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, मिलते हैं, सैकड़ों लोग काम छोड़ के मिलने आ रहे हैं। कोई किताब ला रहा है, कोई गमछा ला रहा है, कोई घर का बना खाना ला रहा है, लोग न्योता दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ आओ। आप पोस्ट डालते हो, इस शहर में 10 शहरों से आते हैं, अरे आप यहाँ नहीं आते हो, हर बार वहीं से आके लौट जाते हो। तो जब हम अपने डर, अपनी मुश्किलें, बॉडी क्लॉक के चैलेंज, फिज़िकल हेल्थ के, मेंटल हेल्थ के चैलेंज काउंट करें, तब हम अपनी ब्लेसिंग्स भी तो देखें, अपने आशीर्वाद भी तो देखें। अभी मैं कल ही परसों दैनिक भास्कर में एक बड़ा प्रेरक प्रसंग पढ़ रहा था। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को कागज़ दिया, जिसमें कोरा कागज़ था, जिसमें बीच में एक काला बिंदु बना हुआ था। तो उन्होंने कहा आज यही असाइनमेंट है, जो दिख रहा है वो लिखो।
सब विद्यार्थियों ने उस काले बिंदु के बारे में लिखा। ठीक है, अध्यापक ने देखा तो उन्होंने कहा सर सबने अलग अलग व्याख्याएं की। अध्यापक ने किसी को कोरा कागज नहीं दिखा, किसी को संभावनाएं नहीं दिखी, सब उसे एक काले बिंदु पर अटक गए। तो ये हम लोगों की ज़िंदगी के एक दो काले बिंदु हैं। क्योंकि हम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं तो हर तरह के पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं, है ना। सब तरीके से लोग आपको प्रलोभन और धमकी देने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग आके आपको डराने की कोशिश करते हैं। पर आप विशाल वर्ग को देखोगे ना, जब कोई इनबॉक्स में आके कह रहा है कि सर आपने बोला था तो हमने ये किताब लेके पढ़ी, आपने बोला था तो हमने ये फिल्म देखी, या आपने ये बात कही थी, मैंने अपनी मम्मी को ना जूते दिलवाए, वो सैर करने जाती हैं या इस बार मदर्स डे पे मैंने अपनी माँ का हेल्थ चेकअप करवाया और उनको डांट भी लगाई कि आप प्लीज़ अपने सप्लीमेंट टाइम से खाया करो, है ना। या मैंने अपनी कलीग से पूछा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे तुम्हें वर्क प्लेस ज़्यादा सेफ़ लगे, या मैंने ये चेक किया कि कहीं मेरी भाषा में सेक्सिज्म बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो आपको कितना अच्छा लगता है कि यार आपने कहा और इन तक पहुँचा, तो वो काम आता है। तो आप उस रोशनी के सहारे रहते हो ना फिर। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड। आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड, एक्टर फ्रेंड, ऐसी बॉडी क्लॉक और खुद की तबाही की बातें हो रही थी। इधर शो है, उधर शो है, बीच में ट्रैवल, बहुत टैक्सिंग रहता होगा। एब्सोल्युटली। और लोगों की छुट्टियां हमारे काम के दिन होते हैं, क्योंकि लोगों की जब छुट्टी होती है तब वो नाटक देखने आ सकते हैं। तो हर सैटरडे संडे हम वर्किंग होते हैं। तो इसी की बातें हो रही थी और उसने कहा कि हटाओ यार ये सब, ये लोग कहाँ देखा है किस घर में लक्ष्मीकांत बेर्डे की फ़ोटो लगी है, लोग पूजा कर रहे हैं, ये कहाँ होता है, ये सब नहीं होता। पॉलिटिकल लीडर्स की लगती हैं फ़ोटोज़, धार्मिक गुरुओं की लगती हैं, एक्टर्स की कोई फ़ोटो लगा के पूजा नहीं करता। तो क्या ही मतलब इतना सीरियसली लेना है। तो हम सब चुप हो गए इस बात को सुन के, क्योंकि सच तो है ये कि ऐसे देखा जाए तो इज़्ज़त नहीं होती, और होती भी है। अगर कोई स्पाइसी गॉसिप सी न्यूज़ आ जाए तो सबसे पहले लोग अच्छा ये तो ऐसे ही होते हैं, ये एकदम तुरंत आ जाता है, खारिज करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये बहुत ही, तो फिर भी हम लगे हुए हैं कि आइए हम आपका मनोरंजन करेंगे, हम आपको एंटरटेन करेंगे। आप कितना भी बुरा भला कहो, आप पलट के जाओ घर और कहो कि बस ड्रग्स में डूबी हुई इंडस्ट्री है, ये तो ख़राब हो गया सब कुछ, ये आप कहो, फिर भी हम अगला शो लगाएंगे, फिर भी आप आओगे और आपके आने का हम इंतज़ार करेंगे। तो ये कैसी लाचारी है, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? लाचारी नहीं है, ये हमारा नहीं चुनाव है। हाँ। तो हम उसी की बात कर रहे थे कि एक बहुत सुंदर गाना है लाला लैंड नाम की फिल्म में, Here's to the ones who dream, crazy as they may seem। आई थिंक वो गाना इतनी अच्छे से परफॉर्मर को इनकैप्सुलेट करता है। वो आपको अपनी, बहुत पसंद है ये फिल्म? मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है, मुझे वो गाना भी बहुत पसंद है। वो शुरुआत करती है अपनी आई हैड एन आंट इन पेरिस, मेरी एक मासी पेरिस में रहती थी और वो वहाँ पर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, और वो हमें कहानियाँ सुनाती थी अपने स्ट्रगल्स के बारे में, और कैसे उन्होंने एक बार सेन नाम की जो उनकी नदी है उस ठंडी नदी में छलांग लगाई थी, क्योंकि वो इस तरह की औरत थी और वो धीरे धीरे अल्कोहल में डूबकर ख़त्म हो गई। लेकिन अगर उनसे कोई पूछता कि आप ये सब फिर से करेंगी अगली लाइफ में, तो वो कहती हाँ मैं ये फिर से करूँगी। हाँ। तो ये वो वाली फीलिंग, कोई और रास्ता नहीं था, कोई और रास्ता नहीं है कभी। जी, तो तमाम धमकियों, प्रलोभनों, दबावों के बावजूद मुझे आज भी लगता है कि पत्रकारिता बहुत शानदार काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम है, और कोई कितना भी कुछ कहे हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लगती है और महत्व भी लगता है और मौज भी बहुत आती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इकिगाई दोस्तों एक कंसेप्ट है जापानीज़, इसी के साथ मैं अपनी बात इस एपिसोड की ख़त्म भी करूँगा। गिरिजा जी हमारे करार के तहत गीत भी सुनाएंगी। तो इकिगाई का एक कंसेप्ट है जो 4 सवालों का एक साझा जवाब। जी। तुम्हें क्या करने में आनंद मिलता है? मुझे लोगों से बात करने में, कहानियाँ सुनने में, कहानियाँ कहने में आनंद मिलता है, उनकी कहानियाँ कहने में, उनकी कहानियाँ सुनने में। इस काम में मुझे आनंद आता है। तुम किस काम में अच्छे हो? मुझे लगता है ये काम मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ। क्या इस काम के ज़रिए तुम अपनी जीविका कमा सकते हो, पैसे कमा सकते हो? यस, जर्नलिज्म के थ्रू मेरा घर सम्मानपूर्वक चल रहा है। और दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? तो दुनिया को मुझे लगता है बहुत सारी अच्छी कहानियों की ज़रूरत है जो हमें ज़्यादा मानवीय बनाए। सो मेरा इकिगाई है कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग स्टोरीज ऑफ पीपल्स, टाइम एंड स्पेस। आपका एक्टिंग है? मेरा एक्टिंग है। मेरे कम्युनिकेशन
के ज़रिए मैं लोगों को रियलिटी से कुछ देर तक दूर ले जा सकूं और थक हार के पूरे दिन बॉस की गालियाँ सुन के घर आया हुआ आदमी मेरे किसी काम को देखे और कुछ देर के लिए एक लार्जर देन लाइफ एस्पिरेशनल दुनिया में अपने आप को पाए और खुशी महसूस करे। मेरे नाटक चांदनी रातें में हमारी लेखिका पूर्वा नरेश लिखती है, क्या ये सारे कलाकार और कलाएं दुनिया के सारे युद्ध समाप्त कर सकते हैं? और जवाब मिलता है युद्ध तो समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें सहने की ताकत ज़रूर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है मेरा काम ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ की रियलिटीज़ को झेलने के लिए थोड़ी सी कहानी और थोड़ी सी फैंटेसी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, ये हमारे चुने हुए पेशे हैं। और अब आप गिरिजा जी का गायन सुनेंगे। तो क्योंकि मैंने चांदनी रातें की बातें की हैं, उसी में से गाना गा देती हूँ। मोरा सैया बुलावे उस पार नदिया बैरी भई, ऐसे शब्द है। थोड़ा सा हमारे प्रोफेशंस जैसा ही है। उस पार जाने की इच्छा है, बीच में थोड़े चैलेंजेस है, लेकिन इच्छा इतनी तीव्र है कि चले ही जाएंगे उस पार। So I'm going to sing that. मोरा सैया सैया बुलावे आधी रात को नदिया बैरी भई हो नदिया बैरी भई। सुन रे मल्लाहा सुन रे मल्लाहा सुन रे मल्लाहा हूँ तो तेरी चेरी काहे सतावे आधी रात को नदिया बैरी भई हो नदिया बैरी भई। तो किस्सा कोता ये है कि जब जब धर्म संकट में पड़े, तमाम संकट के बावजूद जो आपका धर्म है, जो आपके स्वधर्म ने स्ववृत्ति ने तय किया है, उससे मत हटें। और इसीलिए मैं अपने एंकर धर्म पे आ गया क्लोजिंग में। घर जैसी बातों में आज के लिए इतना ही। एंकर वाला फेस। शुरू में बड़े मजे आते थे जब फील्ड पे जाते थे। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ द्विवेदी और मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा में हूँ। ये बोलना ऐसा लगता है ना घर लौट आए हो। हाँ, the moment you say ना कि नमस्कार मैं हूँ सौरभ द्विवेदी, या सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा, तो आपको लगता है कि I belong to this place. Exactly. When the light hits my body, I feel like I belong here. हम अपने पेशे में घर करते हैं, हमारी पहचान है, हमारी आश्वस्ति है, हमारी सुरक्षा है, हमारा मकसद है। घर जैसी बातें अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।